तो फिलहाल अब चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं कि चैप्टर में एक्चुअल में है क्या, पॉलिनोमियल्स क्या है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड ऑल दैट। ठीक है, आ जाओ भाई। तो तुम्हें याद होगा जब हम लोगों ने अभी पिछले प्लेलिस्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि फंक्शंस को हमने कुछ कैटेगराइज कर रखा है एल्जेब्रिक फंक्शंस और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में। फिर एल्जेब्रिक फंक्शन में मैंने बोला था कि 4 क्लासिफिकेशंस हैं, पॉलिनोमियल, रेशनल, इररेशनल एंड पीसवाइज फंक्शन। तो पीसवाइज फंक्शन तो वो तुम्हारे वही हो गए, मॉडुलस, जीआईएफ, एफपीएस, तो वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो जो इस चैप्टर का जो फोकस होगा वो इन 3 पे होने वाला है, पॉलिनोमियल, रेशनल, इररेशनल। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जो मैक्सिमम 98% जो तुम्हारा चैप्टर है वो पॉलिनोमियल्स है। बाकी बच्चों का 2% जो है वो रेशनल और इरेशनल है, इसको हम सबसे आखिरी में करेंगे। रेशनल और इरेशनल वाले पार्ट को हम सबसे आखिरी में करेंगे। मेनली जो अभी हमारा मेन फोकस रहना चाहिए वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं फिर, है ना, स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली। आ जाओ अभी बताओ, पॉलिनोमियल होता ही क्या है। पॉली का मतलब होता है मैनी, है ना, नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा पॉलिनोमियल। ये जो तुम्हें गंदा सा दिख रहा है ना, ए नॉट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, समथिंग लाइक दिस। और वो जाते जाते कहाँ तक पहुँच गया, ये देख रहे हो तुम कहाँ तक जा रहा है वो। तो वो जाते जाते तुम्हारा एक्स की पावर 0 तक जा रहा है। बेसिकली कुछ नहीं लिखा, ये तो ए एन लिखा हुआ है, क्योंकि एक्स की पावर 0 तो 1 ही होता है। सर हमें तो पता नहीं था भाई, एक्स की पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो इस टाइप से जा रहा है तुम्हारा ये पूरा लंबा सा एक्सप्रेशन जा रहा है। अच्छा एकदम से अगर मैं तुम्हें पूछूँ इस पूरे एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कितने टर्म्स हैं? बोलो बोलो कितने टर्म्स हैं, बताओ। मैं चलो एक तुमसे पूछता हूँ। ऑप्शन ए, इसमें n टर्म्स हैं। ऑप्शन बी, इसमें n+1 टर्म्स हैं। बोलो कितने टर्म्स हैं? ये जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है इसमें कितने टर्म्स हैं? तो इसमें टोटल n+1 टर्म्स हैं। कैसे, मैंने कैसे पता लगाया कि n+1 टर्म्स हैं? देखो 1 2 3 ऐसे करते करते n तक गया है, तो n टर्म्स तो यही हुआ है, और ये 0 वाला ये भी तो है। अरे भाई तुमने n टर्म्स में एक और 0 लगा दिया ना, तो n+1 टर्म्स हो गए टोटल। फिलहाल अब इसकी जो नेचर है ना वो बिल्कुल अर्थफॉर्म जैसी होती है। अर्थफॉर्म को अगर तुम बीच से काट दो तो पता क्या होता है, तो जो इसका कटा हुआ वाला पार्ट होता है, मुझे एक्चुअली इसका पता नहीं, उसको अर्थफॉर्म ही बोलते हैं क्या बोलते हैं। फिलहाल ऐसा कुछ होता है कि जिसमें जो उसको बीच से काट देते हैं ना, तो आधा जो बच जाता है वो भी पॉलिनोमियल और जो बच गया वो भी पॉलिनोमियल। समझ गए? तो यहाँ पे भी यही होने वाला है, मतलब वो भी अर्थफॉर्म बन जाता है, वो भी अर्थफॉर्म बन जाता है। तो यहाँ पर भी ये हो रहा है कि जो ये लंबा सा एक्सप्रेशन है, अगर तुमने इसको यहाँ से काट दिया तो ये बन जाएगा कांस्टेंट। लेकिन है अभी भी, इसको बोलोगे क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल, मतलब कहीं से भी काट दो अपन रहेंगे तो पॉलिनोमियल, बस एक एक्स होना चाहिए उसके अंदर, बात खत्म। फिलहाल एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं जो बताना भूल गया, यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ना एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ पे जो एन है वो होल नंबर होना चाहिए हमेशा। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि एक्स की पावर जो भी होगी, हर एक टर्म जो तुम्हें एक्स का दिख रहा है उसमें जो भी पावर होगी वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। नथिंग लाइक दिस कि मतलब रूट एक्स आ गया या एक्स की पावर 1/3 इस टाइप का कुछ आ गया, नहीं है, ये अलाउड नहीं है। सिर्फ एक्स की पावर पॉलिनोमियल वो होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर इसलिए बोला कि एक्स की पावर 0 अलाउड है, कॉन्स्टेंट फंक्शन वो हो सकता है। ठीक है, जैसे अब ये बात हो गई। अब दूसरा सुनो, इस पूरे टर्म में सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है? क्या मैं बोल सकता हूँ एन? हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री बोल रहा हूँ, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी इस पूरे टर्म में? 0 है, 1 है, 2 है, n-3, n-4, सबसे ज़्यादा ऊपर क्या है? n है, राइट। सबसे हाईएस्ट जो सबसे बड़ी जो पावर है इस टर्म में वो n है, राइट। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है किसी भी एक्सप्रेशन में उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो इस टर्म जो ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है इसकी जो डिग्री है वो है n, इसको बोलते हैं हाईएस्ट पावर। अच्छा, जिसके साथ डिग्री तुम्हें मिलती है, ठीक है ना, जिससे तुम्हें हाईएस्ट पावर मिलती है उसके कोएफिशिएंट को बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, और इस पूरे टर्म को बोलते हैं लीडिंग टर्म। ठीक है, ये सिंपल सी बेसिक बातें हैं। अच्छा, अगर मानो ये ए नॉट जो है वो 1 हो जाए तो उसको मोनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोलते हैं इसको, अगर ए नॉट 1 हो जाए तो मोनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है यहाँ पे कि ये जो ए नॉट है, ये 0 नहीं होना चाहिए। कोई बोलेगा क्यों नहीं होना चाहिए? एक बार बता, अगर तूने 0 को एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो 0 ही हो गया ना। तो तुम्हारा टर्म में क्या बचेगा? तुम्हारे पास तो सिर्फ ये बचेगा a1 एक्स की पावर n-1। तो अब इसकी डिग्री क्या हो गई? अब तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई? ये तो गया, ये तो पूरा गया, ये जो पूरा है ये तो 0 हो गया। तो जो बच गया वो कितना रह गया? वो तो तुम्हारा सिर्फ क्या हो गया? n-1 अब तुम्हारी डिग्री रहेगी एक्सप्रेशन की। तो अगर तुम चाहते हो कि डिग्री n रहे तो जिसकी डिग्री n है उसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसको 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई 0 हो जाए ना हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो अब फिलहाल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मानो मैंने बिल्कुल आखिरी से अपने केचुए को काट दिया, अपने अर्थवन को काट दिया, तो मेरे पास बच जाएगा ए एन एक्स की पावर 0, बेसिकली ए एन दैट इज कॉन्स्टेंट। अगर मैंने इसको इधर से काटा तो क्या बच गया? ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन विच इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। अब इसको देखिए ना डर लगता है एकदम से, तो ए एन कुछ नहीं है यार, ये ए है, ए एन माइनस वन एक्स, ए प्लस एन फालतू बकवास है, इसको तुम ऐसे समझो ए एक्स प्लस बी। अब कुछ जाना पहचाना से लग रहा है, लीनियर फंक्शन बोलते थे इसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं। सिमिलरली अब देखो इसको और नीचे देखते हैं, तो अगर मैंने इसको थोड़ा और पास से काटा, यहाँ से काटा मानो मैंने, तो ए एन माइनस 2x स्क्वायर इस टाइप से करके आएगा। तो इसको अगर तुम ए बी सी के टर्म्स में लिखोगे तो ये बनेगा। तो क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्वाड्रेटिक फंक्शन।
फंक्शंस, ठीक है। फिर क्या बचा, an-3x³ an-2x², तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा क्यूबिक फंक्शन हो गया। क्यों क्यूबिक क्यों हो गया ये, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3 है, इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी क्या है 1। तो जब डिग्री 1 हो तो लीनियर, जब 2 हो तो क्वाड्रेटिक, 3 हो तो क्यूबिक। तो क्यूबिक को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर वो बोलेगा इसके इससे भी ऊपर जाओगे तुम, तो क्वाड्रेटिक को हम क्या बोलते हैं, ये जैसे ax⁴ इस टाइप से, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं क्विंटिक। ये सब पता होना कोई जरूरी नहीं है, बस तुम्हें तो मेनली आना चाहिए। क्वाड्रेटिक को कई बार बाई क्वाड्रेटिक भी किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़, ये वाली बात हो गई। अब यहाँ पे मेरी बात सुनो, अगर मैं ये लिख दूँ ax³ + bx + c, अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो x² का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब x² नहीं है यहाँ पे, x² का कोई टर्म नहीं दिख रहा होगा तुम्हें इसके अंदर, तब भी ये क्यूबिक है। क्यूबिक या क्वाड्रेटिक, ये सारी चीज़ें हम किससे डिसाइड करते हैं, हम सिर्फ डिसाइड करते हैं डिग्री क्या है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है। डिग्री तो अभी भी 3 है ना, उसे क्या फर्क पड़ रहा है x² है या नहीं है, उसका तो पॉइंट ये भाई इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, वो 3 है, तो डिग्री 3 है इसकी। अगर डिग्री 3 है तो इसको हम क्यूबिक बोलेंगे। तुम इसको भी हटा दो, मैं तो कह रहा हूँ तुम सिंपल x³ लिख दो, y = x³ छुट्टी, ये भी क्यूबिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन कहाँ पे क्या कैसा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम बोलते हैं कि अच्छा, आई होप तो समझ में आ गया कि पॉलिनॉमियल फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, मजा आया एकदम। अब एक और बात सुनो, अब हम इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस में आ रहे हैं जहाँ पे हम पॉलिनॉमियल फंक्शन को भी बहुत फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तो वही है जो मैंने बताया था, मैं कांस्टेंट फंक्शन, फिर आएगा लीनियर फंक्शन, फिर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन में कुछ नहीं है यार, सिंपल क्या, y = k है ना। तुम्हारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टाइप की बनेगी भाई, y = k, k इज अ कांस्टेंट। जैसे fx = 5, तो fx = 5 का क्या ग्राफ बनेगा, सिंपल 5 पे चले जाओ, 0,5 पे, ये लो तुम इसमें x कुछ भी डालो। fx = 5 का मतलब क्या है, fx = 5 का मतलब ये है कि मानो तुमने बोला, मैंने बोला f1 है ना, तुमने f के मतलब फंक्शन के अंदर 1 डाल दिया तब भी आंसर 5 आएगा। तुमने फंक्शन के अंदर -1 डाल दिया तब भी 5 आएगा। अगर तुम फंक्शन के अंदर 1 लाख भी डाल दोगे तब भी 5 आएगा। अगर फंक्शन के अंदर तुम 1 करोड़ 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 की पावर करोड़ करोड़ इस टाइप से डालोगे तब भी आंसर 5 ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तुम माइनस करोड़ करोड़ डालोगे तब भी आंसर 5 ही आएगा। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, भावनाओं को समझ रहे हो। अगर वो बोलेगा fx = -2, तो इसमें भी वही कि x के कुछ भी डाल दो -2 ही आएगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ गंदा सा लिख दिया और तुम्हारी देख की बिल्कुल ब्रूटल लैंग्वेज में तुम्हारी फट चुकी है इसको देख के, है ना। क्या है ये, क्या लिखा है ये, fx = cos² x + sin की पावर 4x / cos की पावर 4x। कह रहे ये कितना बढ़िया लगता है देखने में, ये क्या बकवास कर दी, ठीक है। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए तुम्हें बस एक चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, जो शायद मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें आती होगी, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसमें तो पढ़ लेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। मैंने सोचा थोड़ा बहुत मज़ेदार करने के लिए थोड़ा स्टार्टिंग में डाल दिया। तो अपने को ये तो आता है ना कि sin² x + cos² x = 1 होता है। बस बताओ, बस इतना आता है क्या, ठीक है। इसको सोच के वीडियो में बंद कर देना कि मेरे को नहीं आता, आता है ना, इतना तो आता होगा ना, कि और नहीं आता तो रट लो कि कोई ऐसी कोई चीज़ होती है, कोई दुनिया में एक चीज़ पैदा हुई थी जिसको कहते हैं साइन, और एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं कॉस, और उनको स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो 1 आता है। बस ऐसे समझ लो इसको, समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लिखो ऊपर cos² x लिखा है और साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है, मेरे लिए तो ये लिखा है sin² का स्क्वायर, sin² x का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये तो sin की पावर 4x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos² x का होल स्क्वायर, बोलो, ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ है sin² x, देख लेना एक बार नीचे क्या लिखा है sin² x, और उसके और cos की पावर 4x, cos की पावर 4x लिख सकते हैं cos² x का स्क्वायर, यानी कि 1 - sin² x का होल स्क्वायर, ठीक है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर नीचे क्या हो रहा है। अब देखो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बड़ी गजब की चीज़ें बनेंगी। ऊपर मानो बन गया cos² x, चलो cos कैसे मान लेते हैं, cos को मैं लिख रहा हूँ c, ठीक है, और sin को मैं लिख लेता हूँ s, है ना, जैसे कि जरा जल्दी जल्दी लिख पाए, वरना तो cos और sin लिखने में आफत आ जाएगी। तो ये लिखा हुआ है c का स्क्वायर, ये लिखा है 1 - c का स्क्वायर, तो इसका होल क्या आ जाएगा 1 + c की पावर 4, ठीक है, 1 + c की पावर 4 - 2c², ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ था इनिशियली, ऐसा करो नीचे जो लिखा हुआ था उसको वैसे ही लिखे रहने दो, c की पावर 4 + s का स्क्वायर, ये मैंने डायरेक्टली यहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, जब ऐसा लिख दिया तुमने तो c की पावर 4 तो ये ऐसे ही आ गया। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है c², यहाँ लिखा है 1 - 2c², तुम्हें लग नहीं रहा कुछ बन रहा है। ऊपर देखो एक तो c की पावर 4 लिख गया ये, ठीक है, ये आ गया। फिर एक मेरे को दिख रहा है 1, फिर देख रहा है मेरे को -c², अब c² में से -2c² करेगा तो फिर -c² बचेगा। नीचे बचा हुआ है c की पावर 4 + s²। नो व्हाट इज 1 - c², 1 - cos² क्या होता है, sin² होता है। तो नहीं लग रहा ऊपर नीचे सेम हो गया। ऊपर अब क्या लिखा हुआ है, ऊपर अब लिखा हुआ है s², यानी कि साइन का स्क्वायर, और अब तुम देख सकते हो नीचे भी ये लिखा हुआ है, यानी कि ये कट कट करके सिर्फ 1 बच गया। तो ये जो पूरा नौटंकी था ये पूरी की पूरी 1 के बराबर आ चुकी है साहब, ये पूरी की पूरी 1 के बराबर आ चुकी है। यानी बेसिकली ये नहीं लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो ये लिखा हुआ था कि fx = 1। तो अब उसने देखो मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने बोला है fx जो है वो इसके बराबर है, और फिर बोला है f के अंदर तुम 2020 डाल रहे हो तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, मैं बोलूँगा 1 आएगा। तू इसके अंदर ये डाल दे, ई की पावर पाई, पाई की पावर ई, ई की पावर पाई, पाई की पावर ई कुछ भी डाल दो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा आंसर तो बन ही आना है
है ना। तो इसके अंदर कुछ भी डाल दो जो तुम्हारा मन करे, तुम तो ये डाल दो 2017 की पावर 2019 की पावर 1 करोड़, ठीक है, की पावर GDP इक्वल टू 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, ठीक है। खैर और आगे बढ़ते हैं। और क्या ये क्या भाई भयानक लिखा हुआ भैया, ये तो मरवा देने वाला, ये तो खत्म कर देगा मुझे, तुम पागल हो गए, मेरे को नहीं आता ये सब। तो क्या लिखा है बस सुनो तो, सुन तो लो भाई, बात तो सुनो मेरी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 60 डिग्री प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 60। अगर तुम प्योर 10 से आए हो ना, अभी अभी उठ के आए हो बिल्कुल क्लास 10 से, तो तुम्हें नहीं आता होगा, ये तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है कि मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो अभी के लिए तो तुम इसको एज अ होल जैसे मैं अभी जो मैं पूरा समझाऊंगा इसका स्क्रीनशॉट खींच के आगे बढ़ जाना, पर फिर भी एक बार सुन लो क्या है क्या नहीं है। देखो इसको तो मैं ऐसे लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको ना अभी तुम्हें पता नहीं होगा क्योंकि तुम अभी 10 से आए होगा उठ के, तो एक चीज़ होती है इसको बोलते हैं साइन ए प्लस बी। सुन लो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सुन लो, साथ में रहना बस। साइन ए प्लस बी को हम लिखते हैं साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ठीक है। या रटने तो है ही, अभी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के लिए दे दिया ट्रिग्नोमेट्री की फील्ड लाने के लिए। तो साइन ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी, है ना। पहले एक बार साइन ए को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर जो बच गया उसको कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर घुमा के लिख दिया। देखो साइन ए की जगह लिख दिया कॉस ए और कॉस बी की जगह लिख दिया साइन बी, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे भी यही किया। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है साइन एक्स प्लस 60 उसका होल स्क्वायर तो होता रहेगा। मेन पॉइंट तो यहाँ पे ये है कि साइन का एक्स प्लस 60 लिखा हुआ है, तो उसको पूरा खोल के लिख दिया। अगर अच्छा ये बात तो तुम्हें पता होगी ना कि जब साइन के अंदर 60 डिग्री डालते हैं तो क्या आंसर आता है। अबे साइन 60 क्या होता है साइन 60 क्या होता है, साइन 60 कुछ नहीं होता। साइन 60 मतलब होता है क्या, बोलो, √3/2, है ना, यही तो होता है। तो बोले साइन एक्स प्लस 60, अगर मुझसे को बोल देगा साइन एक्स प्लस 60, सो साइन एक्स प्लस 60 क्या होगा, साइन एक्स, अरे ऊपर से देखते रहो तुम, बस ए की जगह एक्स मान लो, बी की जगह 60 मान लो, तो साइन एक्स कॉस 60 प्लस साइन 60 कॉस एक्स। सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये तो साइन एक्स से कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 होता है 1/2, तो साइन एक्स इंटू 1/2, यानी कि यहाँ पे 2 आ गया, अरे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया ना। तो साइन 60 व्हाट इज दैट इज √3/2, तो √3 कॉस x/2, ठीक है। अच्छा अब इसका भी क्या कर रखा है, होल स्क्वायर कर रखा है, यानी इस पूरे का क्या कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है, यानी इसका क्या कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है। तो इधर से लिखा हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो यानी कि साइन स्क्वायर x/4, अब 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 ही आएगा, 3 कॉस स्क्वायर x/4, फिर क्या करोगे, फिर आएगा 2 टाइम्स साइन x/2, 2 टाइम्स साइन x/2 √3 कॉस x/2। बोलो, देखो अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये सब चीज़ें तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में भी समझा दी जाएंगी, पर यही सेम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में कराना मुश्किल काम है, क्योंकि एक फ्लो होता है ना हर चीज़ का। प्लस साइन स्क्वायर x/4 3 कॉस स्क्वायर x/4, फिर ये क्या बच गया, ये देखो मैं थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर x/4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर x/4, फिर क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स साइन x/2, तो 2 ने 2 को मार दिया, क्या बच गया, √3 साइन x कॉस x डिवाइडेड बाय 2। सही है, यहाँ तक पहुँच गए। अब सुनो, सही है। तो जब तुम उसको खोल बोल के लिखोगे ना, जैसे जब यहाँ पे तुम वही डाल दोगे जो नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे क्या आया था, नीचे आया था तुम्हारे पास साइन स्क्वायर x/4 इस टाइप से करके आया था। तो सिमिलरली ना मैं सोच रहा था, मैं क्या सोच रहा हूँ, थोड़ा छोटे में करा दे रहा हूँ, छुट्टी करो तो मैं भी समझ में आ नहीं रहा होगा ज़्यादा। तो सुनो, सिमिलरली कॉस x प्लस 60 का भी एक फॉर्मुला होता है, तो जिसमें हम ये डालेंगे तो उससे हमारे पास मल्टीप्लाई जब करोगे ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास सब कुछ कट पिट के पता क्या आंसर आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा 5/4 साइन स्क्वायर x प्लस 5/4 कॉस स्क्वायर x, ठीक है। फिर तुम कहोगे कि 5/4 कॉमन ले लो, ठीक है, और ये क्या बच गया, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x दैट इज इक्वल्स टू 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 5/4। तो बेसिकली ये जो लंबा लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि f(x) इक्वल्स टू 5/4। तो अब x की जगह तुम कुछ भी डाल लो, इसका आंसर 5/4 आना, तुम x की जगह कुछ भी डाल लो, इसका आंसर क्या आएगा, 5/4 ही आएगा, ठीक है। अब तुम कहोगे ये कहाँ तुम इतना फालतू में ले गए, वैसे ये IIT का क्वेश्चन है, ठीक है, और जबकि कुछ भी नहीं है, जिस बंदे ने थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है ना, वो इस क्वेश्चन को करके आएगा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। पर क्योंकि मेरे को यहाँ इसलिए डालना जरूरी था क्योंकि हम कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा यार जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं कांस्टेंट फंक्शन से, वो डालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है, तो मैंने डाल दिया। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, तुम समझ जाओगे। जब तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना तो तुम कहोगे, तुम हंसोगे इस क्वेश्चन को देख के कि क्या चुल्लू का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आई तो समझ में आ गया होगा। वैसे इसका इसी का एक छोटा भाई भी होता है ना, इसी का एक छोटा भाई भी होता है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स था तो वहाँ लिखा हुआ होगा इसका एक छोटा भाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 60 डिग्रीज प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस के अंदर x प्लस π/3 इक्वल्स टू, जब तुम इसको पूरा करोगे ना उसी तरीके से जैसे ऊपर वाले को किया है, अरे π/3 नहीं, यहाँ पे 60 डिग्री होगा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 3/4, ठीक है। तो डरना मत,
देखो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि क्या भयानक लिख दिया तुमने पहली बार में, तो बिल्कुल डरना होता, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आ जाओ नीचे आ जाओ। हाँ भाई, लीनियर फंक्शन ये थोड़ा तुम्हें आता होगा मेरे हिसाब से, शायद तुमको ये चीज़ आती होगी कि y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे हमारा a जीरो नहीं होना चाहिए। अब तुम मुझे खुद बताओ कि a जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई अगर a जीरो हो गया, अगर a जीरो हो गया तो ये क्या बच गया, ये तो y इक्वल्स टू b हो जाएगा ना, अगर a जीरो हो गया, और अगर y इक्वल्स टू b हो गया तो ये ऊपर वाला बन गया कॉन्स्टेंट फंक्शन, इसलिए यहाँ पे a जीरो होना कंपलसरी है। फिर सुनो, अब ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो मैंने 4 केसेस लिए हैं यहाँ पे, क्या किया मैंने यहाँ पे a एक्स प्लस बी था, तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 2x प्लस 3, और उसके मैंने फिर 4 केसेस बनाए 2x प्लस 3। एक बार मैंने 3 को नेगेटिव कर दिया, दूसरी बार में मैंने 2 को नेगेटिव कर दिया, और चौथे वाले में मैंने दोनों को नेगेटिव कर दिया, यानी 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, माइनस 2x प्लस 3 एंड माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। फिर मैंने इसकी प्लॉटिंग करी, मैंने चारों ग्राफ बनाए, ये रहे मेरे 4 ग्राफ, ठीक है। तो ये जो मैंने पहला वाला ग्राफ बनाया, ये मैंने बनाया इसके लिए। प्लॉटिंग कैसे करते हैं अपन, एक बार x को 0 डाल के देख लेते हैं, एक बार y को 0 डाल के देख लेते हैं, तो जब प्लॉट करोगे तो ये आ जाएगा। फिर इसकी प्लॉटिंग जो मैंने थोड़ी नीचे करी है, अच्छा इसकी प्लॉटिंग ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब सुनो, तो जो ये वाला था ना, ये वाला 2x माइनस 3, इसकी प्लॉटिंग मैंने नीचे कर रखी है, ये रहा 2x माइनस 3। अब सुनो मेरी बात, तुम यहाँ से क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये जो ऊपर वाला केस था, ये वाला जो केस था, ये जो तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये वाला, यहाँ पे तुम्हारा ए भी 0 है, और सॉरी ए भी बड़ा मतलब पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। ये चीज़ समझ लो, कभी भी अगर पॉजिटिव लिखना होता है तो हम लिख देते हैं ए जो है वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि जो 0 से बड़ी होगी वो पॉजिटिव होगी, जो 0 से नीचे होगी वो नेगेटिव होगी, ऑब्वियस सी बात है। इस वाले केस में क्या हो रहा था, इसमें तुम देख सकते हो कि ए नेगेटिव है, भाई ए तुम्हारा -2 है, और जो तुम्हारा बी है वो पॉजिटिव है अभी भी, ठीक है। इस वाले केस में क्या था, तो इस वाले में तुम्हारा ए भी नेगेटिव था और तुम्हारा बी भी नेगेटिव था, ठीक है। अच्छा, और जो ये नीचे वाला केस था, नीचे वाला, इस वाले में क्या हो रहा था, इस वाले में तुम्हारा a ग्रेटर देन 0 था और b लेस देन 0 था। तो अब तुम क्या ऑब्जर्वेशन बना सकते हो, तुम क्या क्या चीज़ें इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो, व्हाट इज द कंक्लूजन दैट यू कैन मेक। तो इसका कंक्लूजन ये है कि जब भी कभी भी अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, अब तुम देखो जरा a ग्रेटर देन 0 वाले ग्राफ को ध्यान से देखो, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 हो रहा है, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 हो रहा है, बाकी दोनों में a लेस देन 0 है। जब भी a ग्रेटर देन 0 हो रहा है ग्राफ ऐसा बन रहा है, ऐसा, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही बन रहा है, देखो ऐसा ही बन रहा है। और जब a लेस देन 0 है तो ग्राफ बन रहा है ऐसा, लेटा मतलब गिरा हुआ है। जब a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ उठ रहा है, और जब a लेस देन 0 है तो ग्राफ नीचे जा रहा है, समझ गए मेरी बात। तो यही हमने बोला कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ इंक्रीज सा हो रहा है ना, वो नीचे से ऊपर जा रहा है, और जब a लेस देन 0 है तो वो ऊपर से नीचे जा रहा है, इस टाइप से हो रहा है। आई होप तो बात समझ में आ रही है। फिर मैंने बोला अच्छा ये बताओ कि b ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0 में क्या हो रहा है। तो अब मैंने ये चीज़ भी ऑब्जर्व करी, फिर तो मैंने कहा देखा भाई यहाँ पे b ग्रेटर देन 0 है और एक मेरा यहाँ पे b ग्रेटर देन 0 है, और दोनों ही केसेस में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ग्राफ जो है वो ऊपर कट रहा है, देखो y एक्सिस को ऊपर काट रहा है, मतलब ओरिजिन से ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे भी यही हो रहा है। लेकिन जब मैंने बोला b लेस देन 0, तो देखो b लेस देन 0 जैसे ही हुआ तो ग्राफ ओरिजिन से नीचे कट रहा है, नेगेटिव क्वांटिटी को काट रहा है। यहाँ पर भी देखो b लेस देन 0 है और यहाँ पर भी वो नीचे काट रहा है। तो ये मैंने सीखा, फिर उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वो x को काट रहा है, y इंटरसेप्ट यानी कि जहाँ पे वो y को काट रहा है। तो ये मैंने बोला कि जब भी ग्रेटर देन होता है तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है, जब भी लेस देन 0 होता है तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है। ये रटने की कोई जरूरत नहीं, मतलब एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ तुमको। तो फिर मैंने सोचा कि है क्या एक्चुअल में। तो जब y इक्वल्स टू ax प्लस b है, जब इसमें तुमने x को 0 डाला तो y किसके बराबर हो गया, y b के बराबर हो गया। जब तुमने इसमें x को माइनस b बाई a क्यों डाला, देखो जब तुमने y को 0 लिया, इसमें जब तुमने y को 0 लिया तो 0 इक्वल्स टू ax प्लस b, राइट। तो x क्या हो गया, माइनस b बाई, ठीक है। इसीलिए सब कुछ हो रहा है, इसीलिए ही सब कुछ हो रहा है। x कितना हो गया, माइनस बी बाई ए। अब सुनो व्हाट इज a, तो मैंने बोला यार a ना स्लोप है, और तुम बोल गए तुम पूरा बिल्कुल ही तुम्हारा काम तमाम हो गया, स्लोप है क्या मतलब a x प्लस बी। तो a x प्लस बी को जगह मैं ये भी दे सकता हूँ m x प्लस सी, y इक्वल्स टू m x प्लस सी, जस्ट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, है ना। देखो कैसे 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 मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं सही समझाओ यार। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 और दूसरा y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। यहाँ पर देखो, ये तुम ऐसे समझो ना ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, तो मुझे लग रहा है इसका कर्व ऐसा हो रहा है, मतलब इंक्रीज सा हो रहा है, और इस वाली लाइन का कर्व जो है डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ये जो है ये डिक्रीज हो रहा है तो इसमें पक्का ए लेस देन 0 होगा और इसमें पक्का ए ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा यानी m1 ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि m1 पॉजिटिव होगा और m2 नेगेटिव होगा। पहली बात हो गई। दूसरा सुनो, ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर C1 और C2 की बात सुनो, C1 और C2 ये कहाँ से निकलते थे। अगर देखो ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर एक्सटेंड करूँ और y एक्सिस को भी ऊपर ले जाऊँ तो ये कहाँ जाके मिल रहा है, ये जो तुम्हारा y एक्सिस से जहाँ पे मिल रहा है ऊपर मिल रहा है। देखो ओरिजिन ये है, अगर तो वो ऊपर जाके मिल रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी में मिल रहा है। तो C2 क्या है, बोलो C2 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, राइट। सॉरी C2 नेगेटिव हो गया, क्योंकि हमने देखा था कहाँ गया कि एक सेकंड गड़बड़ हो गई, एक सेकंड तो यहाँ पे C2 जो है, एक सेकंड, C2 कौन सी लाइन, अच्छा C2 तो ये वाली लाइन है ना, क्या कर रहा हूँ मैं ये, हाँ C2 पॉजिटिव होगा और C1 जो है वो नेगेटिव होगा। C1 नेगेटिव क्यों होगा तुम देख सकते हो अपने आप ही, ये देखो
तो ये C1 होगा तुम्हारा 0,C1 और ये क्या है, ये है 0,C2। साथ साथ दिख रहा है कि C2 पॉजिटिव और C1 नेगेटिव है। तो ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन हो गई। दूसरी ये वाली बात सुनिए, ये बड़ी कलरफुल सी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर ये 4 लाइनें तुम्हारे पास, इसमें बड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें, तो अभी समझ लो बिल्कुल, अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर रखें इस बातों को। तुम्हारे पास 4 लाइनें दिख रही हैं, M1 और M2, ये जो 2 लाइनें हैं, इसमें कौन सा तुम्हें स्लोप, किसकी स्लोप ज़्यादा दिख रही है? स्लोप मतलब क्या होता है कि कितनी उसका वो कितना है, मतलब अगर मैं यहाँ से बॉल फेंकूँ और यहाँ से मैं बॉल फेंकूँ तो कौन जल्दी जाके गिरेगी? चलो, तो मैंने लग रहा है ये बहुत ऊंचाई से कर रही है, तो इसकी स्लोप ज़्यादा मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो M2 इज ग्रेटर देन M1, पहली बात। दूसरा, इस वाले केस में क्या करोगे? तो इस वाले में भी कोई बोलेगा कि अगर मैं यहाँ से बॉल रख दूँ और मैं यहाँ से बॉल रख दूँ तो कौन नीचे पहले गिरेगी? इस टाइप से। तो कोई बोलेगा M3 जो है वो M4 से बड़ा है। मैंने कहा सही बात है, M3 और M4 से बड़ा है। M3 जो है वो M4 से वैसे तो बड़ा है, मतलब बड़ा कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू कल को 3 आ रही है तो इसकी वैल्यू आएगी 2। पर तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो गई? अब स्लोप नेगेटिव क्यों हो गई, क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ें आती हैं बाद में, ठीक है। तो तुम अभी बस ये मानो कि जब भी ऑप्टियूज एंगल बन रहा है, जब देखो यहाँ पे ऑप्टियूज एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी ऑप्टियूज एंगल बन रहा है और यहाँ दोनों केसेस में एक्यूट एंगल बन रहा है। जब एक्यूट एंगल बनता है तो स्लोप पॉजिटिव होती है, जब ऑप्टियूज एंगल बनता है तो स्लोप जो होती है वो नेगेटिव होती है। अब मुझे बता -2 और -3 इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? एक्चुअल में तो यही बड़ा है ना, इसलिए मैंने बोला कि M4 जो है वो M3 से बड़ा है। और जब तुम इन चारों को कंपेयर करोगे तो पहले तो मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन सा बड़ा होता है? ऑब्वियसली बात है, पहले पॉजिटिव बड़ा होगा, तो पॉजिटिव बड़ा होगा तो पहले M2 इज ग्रेटर देन M1, फिर नेगेटिव वाले आ जाएंगे M4 इज ग्रेटर देन M3। तो ये इसका पूरा कंपैरिजन हो गया, एकदम कलरफुल सा, सुंदर सा, ठीक है। आज तो समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उस पर जाने वाले हैं हम लोग इस वक्त, ठीक है, जहाँ से तुम्हें लिटरली लगेगा कि हाँ भाई साहब अब IIT यही शुरू हुआ। अब सुनो मेरी बात, y इक्वल्स टू x की पावर 2n वेयर n बिलोंग्स टू i प्लस। मुझे पता तुम पहली लाइन सुन के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, n बिलोंग्स टू i प्लस। एक एक करके तोड़ते हैं इस चीज़ को। व्हाट डज दिस मीन? ये कुछ फैंसी तरीका है नेचुरल नंबर बोलने का, सही है ना। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कुछ नहीं है, n क्या है तुम्हारा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर n 1 हो गया तो x की पावर 2 हो जाएगा, यस। अगर n 2 हो गया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? x की पावर 4 हो जाएगा यार। अगर यहाँ पे 3 डाल दो तुम तो x की पावर 2 × 3 दैट इज 6। तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ये लिखा है कि तुम्हारे को y इक्वल्स टू x स्क्वायर, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8 इन सबके ग्राफ बनाने हैं। कैसे कैसे सोच सकते हो ये? मतलब हमें इतना तो याद है यार बेसिक, अगर तुमने देखा है इससे पहले वाली जो प्लेलिस्ट थी फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें मैंने वैल्यू पुटिंग कर करके मैंने ये सिखा डाला था कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ऐसा आता है बिल्कुल वैल्यू पुटिंग करके। कोई बोलेगा ऐसा ही क्यों आता है, ऐसा क्यों नहीं आता, मतलब ऐसा ही क्यों आता है? तो इसका जो रीज़न है वो हम सीखते हैं AOD में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कैलकुलस। कब सीखोगे तुम? वो बहुत आगे क्लास 12 में आता है कैलकुलस, मतलब वहाँ तक तुम पहले पहुँच जाओ, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो फिलहाल y को, लेकिन मैंने बोला यार चलो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो सही है, पर मैं बोलूँ y इक्वल्स टू x की पावर 4 का ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल्स टू x की पावर 6 का ग्राफ कैसा होगा, x की पावर 8 का ग्राफ कैसा होगा? तो उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैंने क्या करा, मेरी ये नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन है। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिए, 0 -1 1। मैंने इस पूरी नंबर लाइन को कितने पार्ट में बांट लिया? ये मेरा 2 3 4 पार्ट में बांट लिया, ठीक है। कितने पार्ट में बांट, बल्कि 4 पार्ट्स नहीं, ये तो एक पार्टी को माना मैंने। तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया मान लो, ये मेरा दूसरा पार्ट हो गया पूरा और ये मेरा तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने 3 पार्ट्स में पूरी नंबर लाइन को बांट लिया। फिर मैंने बोला कि अगर जो तुम्हारा x है वो -1 से 1 के बीच में है, अगर x जो है वो -1 से 1 के बीच में है, देन व्हाट यू कैन से। देखो एक वैल्यू लेकर चलते हैं, ज़्यादा मजा आएगा। अगर तुम x को -1 से 1 के बीच मान रहे हो तो मान सकते हो x को समथिंग लाइक 1/2, हाफ। अबे हाफ यहाँ लाई करेगा ना, 1/2 तो डेफिनेटली है, तो अभी भी तुम्हारा -1 से 1 के बीच में। तो अगर तुम इसमें 1/2 डाल दोगे तो क्या आएगा? 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, ठीक है। और 1/2 का होल की पावर 4 क्या होता है? 1/8 ना। मुझे बताओ कि 1/4 बड़ा है या 1/8 बड़ा है? ऑब्वियसली 1/4 बड़ा है। तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स की पावर 4 से बड़ा है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब x जो है वो -1 से 1 के बीच में है। ये प्रोवाइडेड है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो ओपन ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे -1 और 1 के बराबर नहीं बोला मैंने, क्योंकि उस वाले केस में तो सब बराबर हो जाएंगे। अबे यार जब तूने x की जगह -1 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, तो जब तुमने इसका स्क्वायर किया, जब तुमने x स्क्वायर किया तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब तुमने इसका एक बार और स्क्वायर करे तभी 1 ही आएगा, तो 1 1 ही आता रहेगा। अगर तुमने x को 1 डाल दिया तो बात ही खत्म हो गई सारी। x स्क्वायर भी बनाएगा, x की पावर 4 भी बनाएगा, सब कुछ ही 1 ही बनाता रहेगा, ठीक है। तो ये तो बात ही खत्म हो गई सारी। अब सुनो, अगर तुमने -1 से 1 लिया है, तो ऑर्डर ये आता है कि एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स की पावर 4 से बड़ा होता है, फिर एक्स की पावर 6 बड़ा होता है, फिर एक्स की पावर 8 बड़ा होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है। लेकिन जब तुमने उल्टा ले लिया, -∞ से -1 या फिर 1 से इन्फाइनाइट, तो इसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं, मान ले लिया x इक्वल्स टू 2 ले लिया। अब कर लो तुम, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, लेकिन 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 आएगा आंसर। तो ऑब्वियसली बात है ये बड़ा है, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स की पावर 4 से बड़ा आ गया। किस वाले केस में? तो ये किस केस में होता है? ये सिर्फ तभी होगा जब x जो है वो -1 से वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट के बीच में है। अच्छा कोई बोलेगा तुम बस पॉजिटिव ले रहे हो, तुमने वो तो लिया नहीं, माना x इक्वल्स टू -1/2 या x इक्वल्स टू -2।
हाँ साहब, तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं फाइनली। तो ये है कुछ अजीब सा ग्राफ। तो देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हमारा ऑरेंज कलर का ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला। तो ये क्या हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा हमें क्या चल रहा है। देखो ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। मुझे पता है कि -1 से 1 के बीच में कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। सबसे बड़ा क्या होता है हमें पता है, वाई एक्स स्क्वायर बड़ा होता है। -1 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर बड़ा होता है, फिर एक्स की पावर 4, फिर एक्स की पावर 6। तो बड़े होने का मतलब ग्राफ में होता है कौन सा ऊपर है। तो देखो ऑरेंज वाला सबसे ऊपर है, क्यों, क्योंकि ये कौन सा है, ये है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। फिर उससे नीचे कौन सा है, y की एक्स की पावर 4। फिर उससे भी नीचे क्या है, एक्स की पावर 6। तुम देख पा रहे हो, सबसे पहले ऑरेंज है, फिर पिंक है, फिर ब्लू है, राइट। और 0 पे सब बराबर हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे कि 0 पे सबकी वैल्यू सेम आएगी। तुम 0 का स्क्वायर कर दो, या तुम क्या कहते हैं 0 की पावर 4 कर दो, या 0 की पावर 6 कर दो, सबकी वैल्यू सेम आने वाली। तो यहाँ पे सब पे सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3 पॉइंट पे बेसिकली इनका इंटरसेक्शन हो रहा है। एक तो 0 पे, 0 पे सबकी वैल्यू सेम हो रही है, -1 पे सबकी वैल्यू सेम हो रही है, और 1 पे सबकी वैल्यू सेम आ रही है। क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैंने बोला जब 1 से इन्फाइनाइट पे जाते हैं, या फिर -1 से माइनस इन्फाइनाइट की तरफ जाते हैं, उस टाइम पर एक्स की पावर 4 जो है वो बड़ा हो जाता है, उससे भी बड़ा एक्स की पावर 6 हो जाता है। तो अब तुम देख सकते हो ब्लू ग्राफ जो है वो ऊपर आ चुका है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो लेफ्ट राइट हो रहा है, या एक्चुअली ग्राफ थोड़ा अलग बना है। अगर तुम वैसे जब रियल ग्राफ देखोगे ना, तो कुछ ऐसा आएगा। देखो इस टाइप का होगा कुछ एक्स की पावर 6 का ग्राफ, फिर उससे नीचे होगा एक्स की पावर 4, और फिर उससे भी नीचे होगा एक्स स्क्वायर। जब तुम रियल ग्राफ देखोगे, क्योंकि मैंने तो थोड़ा मतलब ऐसा बनाया, तो लगता है एक्स की पावर 6 ऐसे मान लो कि तुम ऊपर है, फिर एक्स की पावर 4 उससे नीचे है, एक्स स्क्वायर उससे नीचे है। तो आई होप सो ग्राफ समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही बनाना, अगर बन ना पाए तो इसका स्क्रीनशॉट खींच के ही रखो अपने पास। अब इसका थोड़ा बहुत बात कर ले डोमेन रेंज के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है यार, इसका डोमेन आर है। तुम ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी इसकी रेंज डिफाइन, कोई बोलेगा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर, अब यहाँ पर है तो, अब यार ये एरो बना हुआ है। अगर तुम इसको वैसे बनाओगे ना, तो ये तो ऐसा बनता है, देखो इस टाइप का कुछ फैला हुआ सा ग्राफ बनता है, इस टाइप का ऐसे करके, ठीक है ना। इस ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। तो ये फैला हुआ बनता है। तो एरो का मतलब ये कि अगर तुम बोलोगे यहाँ पे नहीं है, तो वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे उसका एक मतलब आंसर तो आने वाला है। तो ये इसका जो डोमेन होता है वो आर होता है। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से इन्फाइनाइट होती है। क्यों, क्योंकि तुम देखोगे तो इसमें जो पूरा ग्राफ है वो हमेशा तुम्हारे एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। एक्स एक्सिस को टच कहाँ पे कर रहा है, 0 पे, इसलिए इसका रूट क्या है, एक्स इक्वल से 0। पर ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो 0 से इन्फाइनाइट होगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसने बोला एफ मिनिमम क्या है, तो एफ मिनिमम है 0, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है। और एफ मैक्सिमम क्या, हमें पता ही नहीं है। वैसे एफ मैक्सिमम इन्फाइनाइट है, तो इन्फाइनाइट को हम बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। और ये बाउंडेड फंक्शन है क्या, नहीं है। बाउंडेड क्यों नहीं है भैया ये, क्योंकि ऊपर तुम देख लो बाउंडेड कहाँ है, ये तो लोअर बाउंडेड है। इसकी लोअर बाउंडेड क्या है, 0, पर अपर बाउंड इन्फाइनाइट है, यानी बेसिकली डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अब बात आती है दूसरे वाले की, जो मैंने तुम्हें नहीं बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लिया एक्स की पावर 2n+1, यानी एक्स की पावर ऑड है, ठीक है। ऊपर क्या था, एक्स की एक इवन पावर थी, अब मैंने एक्स की पावर ऑड लिया, यानी एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 9, इस टाइप का ग्राफ लिया है। तो इस टाइप का तो तुम ग्राफ बनाते हो, तो जनरल ग्राफ एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, इन सब का कैसा बनता है, इस टाइप का ग्राफ बनता है। इस टाइप का कैसे बन रहा है, तुम वो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। वही एक्स इक्वल से 0 डाल दो तो वाई इक्वल से 0 आएगा, 1 डालोगे तो 1 आएगा, -1 डालोगे तो -1 आएगा, 2 डालोगे तो 8 आएगा। देखो 1 डाला तो 1 आ गया, ठीक है। 2 डाला तो 8 आ गया सीधे। सिमिलरली जब -1 डाला तो यहाँ पे भी क्या आ गया, -1। जब -2 डाला तो यहाँ पे आ गया -8। तो इस टाइप का ग्राफ बनता है बेसिकली। ये हमने वैल्यू पुटिंग से सीखा है। कोई बोलेगा ऐसा ही क्यों होता है, तो ये हम लोग एओडी में सीखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कभी कैलकुलस में। पर अब फिर से वही बात रहती है, ये तो एक्स क्यूब का ग्राफ है ना यार, ये तो एक्स क्यूब का ग्राफ है। एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, इनका ग्राफ कैसा बनेगा। तो फिर से हमने अपना एनालिसिस किया, बढ़िया वाला नंबर लाइन को बांट दिया। अब की बार मैंने बहुत डिटेल में बांटा, पहले मैंने -1 में बांटा था, क्योंकि अब यहाँ क्या हो रहा है ना, अब यहाँ पे हमारी नेगेटिव में भी कहानी गड़बड़ हो रही है। तो मैंने पहले बोला 1 से इन्फाइनाइट, फिर 0 से 1, फिर -1 से 0 के बीच में, और फिर से -1 से माइनस इन्फाइनाइट। और इन सब में तुम देखोगे तो यार वैल्यू रख के देख लो, सीधी सी बात है। अगर 1 से इन्फाइनाइट में तुमने 2 रख दिया, तो अगर 2 डालोगे तो कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है एक्स क्यूब बड़ा होगा एक्स से, फिर एक्स, क्योंकि यार 2 की पावर 5 यानी कि 32, तुम तो 2 ले लो, ये 32 है, ठीक है। ये क्या लिखा है 8, और ये लिखा है 2, तो ऑब्वियसली 2 8 इस तरह से रहेगा। तो एक्स जो है वो एक्स क्यूब से बड़ा है, एक्स की पावर 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे मैं साइड बाय साइड एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ। जैसे मानो 1 से बड़ा, राइट, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है, देखो फर्स्ट तुम बोलोगे यार ये ग्रीन ग्राफ तो 1 से नीचे चला गया। तो वो ग्राफ पे तुम ऐसे देखो ना, ये मतलब एक्चुअल ग्राफ जो बनेगा तो ऐसा बनेगा। अगर ये 1 है तो ये इस टाइप के ग्राफ बनते हैं ये एक्चुअल में, पर दिखाना मुश्किल हो जाता है कई बार, इसलिए इस टाइप का ग्राफ दिख रहा है तुम्हें। तो फिलहाल तुम देख पा रहे हो कि एक्स की पावर 7 जो है वो ऊपर है, फिर एक्स की पावर 5 है, फिर एक्स क्यूब है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा क्यों यहाँ से आ रहा है ये एक्स की पावर 7 है ना, फिर एक्स की पावर 5 है, फिर एक्स क्यूब है, इस टाइप से। फिर 0 से 1 के बीच में क्या होता है, 0 से 1 के बीच में समथिंग लाइक 1/2, तो 1/2, फिर 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा, राइट। तो छोटा हो जाएगा तो फिर हमने ये फिर से बनाया। देखो ये सब देखो, सबसे पहले क्या 0 से 1 के बीच में सबसे पहले एक्स क्यूब, फिर एक्स की पावर 5, फिर एक्स की पावर 7। सिमिलरली तुम अपने आप सोच सकते हो कि क्या क्या आंसर आएगा। -1 और 1 पे, जो -1 पे हमेशा ये -1 ही आने वाला है पूरे सारे ग्राफ का आंसर, और 1 पे हमेशा पूरे ग्राफ का आंसर 1 ही आएगा, 0 पे 0 आएगा,
ठीक है। अच्छा, अब इस ग्राफ का डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन है आर, ऑब्वियस सी बात है। रेंज क्या, इसकी रेंज भी आ रहा है, क्योंकि माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक सारी वैल्यूज देता तुम्हें। अच्छा, इसका रूट क्या है, इसके रूट्स क्या हैं, तो इसके रूट है सिर्फ एक एक्स इक्वल से जीरो की, सिर्फ एक्स इक्वल से जीरो पे इंटरसेक्ट करता है ये एक्स एक्सिस को। ये अनबाउंडेड फंक्शन है, ना तो इसका लोअर बाउंड है ना अपर बाउंड है ना, सभी बेकार है इसका तो मामला। अच्छा, एक और चीज़, ये लिखा है ना वाई इक्वल टू एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, और इसका भी वही है कि डोमेन इसका आर है, रेंज इसका आर है। इसको कई बार ना, जैसे वाई इक्वल टू एक्स होता है ये, तो इसको हम लोग कई बार आई ए आई बी इस टाइप से भी दिखा देते हैं। खैर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिलहाल बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी कोई चीज़ भी होती है, कोई बोल के चले जाए कि एफ एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन, तो हमें पता समझ में आ जाना चाहिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बोल रहा है वो। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने इतनी बात कर ली, काफ़ी इंटरेस्टिंग, सुंदर से देखने में एकदम ना, कितना सुंदर लगता है देखने में यार ये, पर बनाने में आफत आ गई थी कसम से यार, ये बहुत टफ होता है बनाना। फिलहाल अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले मुझे तुम्हें एक चीज़ बतानी है। जब तुम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना होता है ना, तो उसके लिए हमारे पास 3-4 तरीके होते हैं। पहला तरीका है स्टैंडर्ड ग्राफ्स, जो मैं तुम्हें अभी करा रहा हूँ कि भाई वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ पैराबोला होता है, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है ना, इस टाइप का ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुम्हें धीरे धीरे ये करा दी जाएंगी, तो मैं बहुत सारे ग्राफ अभी याद रखवाने हैं, पर वो धीरे धीरे याद करवाऊंगा, ये नहीं कि एक ही बार बस मैं बम फोड़ दूंगा। तो उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड ग्राफ, जो तुम्हें पता ही होने चाहिए क्यों हो रहा है वो, उसका रीजन सब में एओडी में होता है। फिलहाल फिर होता है ट्रांसफॉर्मेशंस, कि तुम इन्हीं ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करो। जैसे मानो ये वाला बनाना है तुम्हें, जैसे एक ग्राफ इस टाइप का तुम पढ़ोगे, इसको बोलते हैं लॉग एक्स का ग्राफ होता है ये, जो भी है। तो तुम्हें इसकी जगह ये बनाना है, मान लो ऐसे करके ऐसे, ठीक है, या कुछ भी बनाना है, मान लो इस टाइप का कुछ बनाना है ऐसे करके। तो इस टाइप के सारे ग्राफ जो होते हैं, कई बार हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत इस टाइप के ग्राफ्स पढ़ते हैं। तो वो सेकंड होगा जो हम पढ़ेंगे ना, FOM2 पढ़ेंगे, जो सबसे आखिरी चैप्टर होगा इस पूरी प्लेलिस्ट का, फंडामेंटल्स एंड टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स का जो सबसे आखिरी जो चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम होगा FOM2 फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2। उसमें वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे ग्राफ के, बहुत मजा आएगा उसमें। तो ये पहले और दूसरे तो हम अभी पढ़ लेंगे, बाकी जो तीसरा है वो बहुत दूर जाके तुम पढ़ोगे कैलकुलस में, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव कर्व स्केचिंग। तो वहाँ तुम ऐसे ग्राफ पढ़ोगे ना कि तुम कभी सोच नहीं सकते, जैसे एक्स की पावर एक्स सही है ना, मतलब अलग ही लेवल के ग्राफ, जैसे कहते हैं ना एक्स की पावर 1/x, अलग ही लेवल के ग्राफ पढ़ोगे वहाँ तो ये तीन सब मिला करके तुम्हारे सारे ग्राफ की स्टडी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पूरे आईडीआई सिलेबस की। जितनी भी बुक्स आती हैं आर्यन वेरियन की, प्ले विद ग्राफ्स की, सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा इसी के अंदर। अभी तो तुम मेरी बात समझो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, जिसका पूरा रीजन वहाँ पे होता है, पर उसका जो मजा है ना, वो साइंस की मेथड हम लोगों ने पढ़ा था ना इनइक्वालिटीज के ऊपर, वहीं से डिराइव किया गया है वो बेसिकली। तो उसको हम सीख भी सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है ग्राफ बनाने में। ठीक है, तो मान लो किसी ने बोल दिया कि इसका ग्राफ बनाओ, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, सिंपल क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक इन सब के ग्राफ देखेंगे। तो ये 8 एग्जांपल्स मैंने ले लिए हैं, आ जाओ इनके ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। रीजन तरीका क्या होता है इनका ग्राफ प्लॉट करने का? सबसे सिंपल तरीका, पहले उसको लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड करो। तो ये तो तुम्हें याद होना चाहिए बकायदा, ये बहुत बार IIT पूछ चुका है, तो ये तुम्हें लिटरली याद होना चाहिए। क्या? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ऑल्टरनेटिव माइनस प्लस माइनस है, फिर 6, 11 और 6 इस टाइप से रहेगा ये। तो इसके हमेशा फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, यानी कि x-1, x-2, x-3। ठीक है, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो बस रटा लो कि इसका मतलब होता है ये x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। अब मुझे बताओ, साइंस की मेथड से हम बोल सकते हैं 1, 2, 3 प्लॉट कर लिया नंबर लाइन में, फिर अगर मैं 3 से बड़ा ले लूँ, मैंने 4 नंबर ले लिया, तो 4 - 3 के लिए पॉजिटिव है, 4 - 2 के लिए भी पॉजिटिव है, 4 - 1 के लिए, यानी पूरा एक्सप्रेशन 3 से बड़े में, 3 से इन्फाइनाइट में पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। तो अब तो ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस लगा देंगे, क्योंकि और डिग्री है ना, जिसको साइंस की मेथड आता है वो समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूँ मैं ये। तो प्लस माइनस राइट। अब मजा आएगा यहाँ पे, जब किसी ने बोल दिया, मैं फिर से बना दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, ये यहाँ पे पहले से बना होता 1, 2, 3, मैंने बोला 3 से प्लस था, फिर मैंने ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे एक सेकेंड, प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस। अब प्लस जब हो तो प्लस के लगा दो, ये माइनस है तो तुम्हारा एक माइनस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फिर प्लस आएगा तो प्लस आ गया, फिर माइनस है तो ये लो, बोलो मजा आया, बस ग्राफ बन गया। ये ग्राफ है इसका, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 11x, इसका ग्राफ ये है नीचे जो बना रखा है मैंने। कितना सिंपल था बनाने के लिए यार, सोच के देखो कितना सिंपल ग्राफ था इसका। ठीक है, तो यार ये इसका मजा ही अलग हुआ था बनाने का। ठीक है, तो समझते हैं अब। तो फिर देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले तो इसके फैक्टर्स में डिवाइड कर लो इसको। तो यार फैक्टर सब बात सही है, मेरे को यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे x कॉमन आ सकता है राइट। तो x कॉमन आते ही मैं लिख दूंगा इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 विच इज इक्वल टू व्हाट, x इंटू एक्स माइनस √3 x प्लस √3। बोलो ठीक है। तो मैंने इसको नंबर लाइन में डाल दिया। तो अगर मैं √3 से ऊपर लूंगा ना तो तुम चेक कर लेना प्लस ही आएगा, मतलब तुमने 2 डाल दिया इसके अंदर, तो तुम पूरा देखना पूरा एक्सप्रेशन प्लस हो जाएगा, और फिर ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस राइट। ठीक है, फिर तो बात खत्म हो गई सारी, बस तुम्हारा ग्राफ बन गया। कैसे सर? देखो लो, यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस आ गया, फिर यहाँ प्लस हो गया, और फिर ये ऐसे माइनस में चला गया। अगर किसी को वो बनानी है तो y एक्सिस हमारी यहाँ से पास करेगी। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ बन गया। अब इसका देखो x² माइनस 5x प्लस 6। तो अगर तुम इसके नहीं आते तो अभी रट लो, इसके होते हैं x - 2 इंटू x - 3, जो इसके तुम्हारे फैक्टर्स होंगे।
तो फैक्टर्स के लिए तो हमारा ये बन गया। अब हम क्या बोल सकते हैं, x-2 x-3, राइट। तो ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, क्रिटिकल पॉइंट सिंपल। अब 3 से बड़ा माना तुमने 4 डाल दिया इसके अंदर, तो तुम देख सकते हो 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 - 3 1 और ये 4 - 2 2, यानी बेसिकली पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव, फिर ये अंदर नेगेटिव। अब यहाँ सिर्फ पॉजिटिव ही है तो ये ऊपर ही जाएगा, बस लो। तो इसका मतलब क्या होगा कि कभी भी अगर कोई क्वाड्रेटिक हो तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, अगर कभी कोई क्यूबिक हो तो उसका ग्राफ ज़्यादातर ऐसा बनता है, अगर कोई क्यूबिक हो तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, बनेगा हमेशा ऐसा, इसी टाइप का बनता है। बल्कि ऊपर तुम देखो अगर तुम, तो इसमें भी तो ग्राफ ऐसे ही बना है, तुम देखो ना ग्राफ तो अभी भी ऐसे ही बना है। अरे यार एक्स क्यूब भी क्यूबिक ही है, और अगर तुमने ऊपर देखा हो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है देख लो तुम, एक्स ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो कभी भी अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा उसका ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। और जो क्यूबिक होता है वो ज़्यादातर नहीं, सॉरी, हमेशा ऐसे ही बनता है। अब बात करते हैं इसकी। इसमें तो उसने मुझे फैक्टर्स पहले से करके दे दिए हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोल दो तुम तो बस, ये 2 है और ये 4 है। अब तुम 4 से बड़ा मानो 5 डाला इसके अंदर तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। तो अब 5, देखो अब यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, 4 के ऊपर क्या है 3 है यानी ऑड है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 2 जो है उसकी पावर 4 है यानी इवन है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा, यहाँ पर भी यहाँ पे माइनस ही रहेगा। तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पे ना, जैसे ये ऐसा बना पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव, पर अब इसने बोले ये भी नेगेटिव है, तो अगर ये नेगेटिव रहा तो अब तुम बोलोगे कि इस वाले नेगेटिव और इस वाले नेगेटिव में क्या फ़र्क है, यहाँ पे भी नेगेटिव, तुम बोलोगे ऐसा क्यों नहीं करा तुमने, सीधे ऐसे कर देते छुट्टी। अरे भाई क्या है, बेसिकली यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, छुट्टी। ये बोलने की क्या जरूरत है कि यहाँ नेगेटिव है यहाँ नेगेटिव है, यही डिफरेंस है। जो जितने भी अभी ऊपर वाले कर रहे थे तुम, ऊपर वाले में क्या हो रहा है, जब यहाँ नेगेटिव था ना तो इसके आगे मेरा कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं था, इसलिए मैंने बोला कि ये पूरा हमेशा तक नीचे तक जाएगा। मैंने ये नहीं बोला था कि इसको तुम ऐसे लिख दो, ऐसे करके ऐसे ले जाओ, ऐसा नहीं करा था ना मैंने। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, उसको पूरे टाइम नेगेटिव ही रहना है, पर क्रिटिकल पॉइंट पे तो इसका आंसर 0 भी होना चाहिए साथ साथ में, है ना। देखो x = 2 पे आंसर 0 होना चाहिए, पर फिर बाद में फिर से नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इसका रियल ग्राफ बनेगा। बेसिकली 2 पर वो टच करके निकल जाएगा, टच करके निकल जाएगा टच करके निकल जाएगा। तो ये ज़रूर करके दिखाना है कि टच कर रहा है वो बेसिकली। तो 2 और 4 पे होने वाला है। अब x³ - 2x² + x, एक तो इसमें से x कॉमन आ गया, ठीक है ना, इसमें से x कॉमन आ गया। x कॉमन आने के बाद फिर क्या बचा, x कॉमन आने के बाद इसमें से बचा तुम्हारे पास x² - x² - 2x + 1, व्हाट इज दैट इक्वल टू, दिस इज लाइक x × x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, x की वजह से आ गया 0, x - 1 की वजह से आ गया 1। अब अगर 1 के आगे यहाँ पे प्लस रहेगा, तुम चेक कर लेना, तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा क्योंकि इवन है, और फिर यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ऑड है। तो ये कैसा रहेगा, ये ऐसे आएगा, टच करा, फिर ऐसे करके निकल गया। समझ गए क्या हुआ, एक बार टच हुआ यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। चलो ठीक है, मतलब धीरे धीरे बात हमें पल्ले पड़ रही है। मैंने क्या बोला था, ज़्यादा ग्राफ तुम्हारा रहेगा ऐसा ही, अभी भी है ऐसा ही, कहाँ कैसे हो रहा है वो बात अलग है, पर ग्राफ रहा वैसे ही रहा अगर क्यूबिक है तो, ठीक है। ये तो अलग ही रहना, ये तो चीज़ ही अलग होगी। इसकी डिग्री क्या है, चलो बताओ, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 7, 4 + 3 7। अब यहाँ है 4x - 9x², तो तुम x कॉमन ले लो, इट विल बी समथिंग लाइक 9x - 4, ठीक है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0, 9x - 4 का क्रिटिकल पॉइंट आएगा 4/9, राइट। अब 4/9 पे अगर तुम डाल के देखोगे, वेट अ सेकंड, यहाँ क्या आएगा 4x - 9, अरे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, हाँ गड़बड़ हो गई। अगर तुमने इसमें से x कॉमन लिया तो इट विल बी लाइक 4 - 9x, ठीक है। अगर इसको मुझे उस फॉर्मेट में लिखना है अच्छे वाले में, तो मैं -x बाहर निकाल लेता हूँ, इट विल बी लाइक 9x - 4, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। अब अगर तुम इसको 0 इक्वल करोगे तो 4/9 ही आने वाला है, पर अगर अब मैंने इसमें कुछ यहाँ लिया तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव है ना। तो जब तुम 4/9 में मानो तुमने यहाँ डाला 1, तो 1 जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो 9 - 4 दैट इज 5, 5 × 1 5, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -5, तो यहाँ नेगेटिव हो गया, फिर तो सब ऑड है तो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अब यहाँ नीचे से शुरू होगा और फिर ऊपर जाएगा और फिर से नीचे, तो क्या बन गया, बेसिकली पैराबोला बन गया और कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया मैंने, पर ये बेसिकली पैराबोला बन गया। पैराबोला क्यों बना, क्योंकि क्या है ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक। कोई बोलेगा क्वाड्रेटिक कहाँ है ये, अबे भाई स्क्वायर है। अगर तुम्हारी डिग्री 2 है देन दैट्स अ क्वाड्रेटिक, बात खत्म, क्लियर हो गई बात एकदम। अब देखो y = x², कोई बोलेगा इसका ग्राफ तो हमें पहले से आता है, इसका ग्राफ तो हमें पहले से आता है, तो सुनो इसकी बात भी सर, थोड़ी बात सुन लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, एक सेकंड को देखो। कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा था कि अगर तुम x² की बात करो तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, मैं बोलूँगा 0। सिर्फ अगर तुम सिर्फ y = x² के बारे में बात कर रहे हो तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, 0। भाई x का 0 होता है, और इवन डिग्री, अब 0 से ऊपर अगर मानो 1 2 3 कुछ डालते तो पॉजिटिव रहेगा, पर अब यहाँ पे तुमने देखा x² है यानी इवन डिग्री है, अगर इवन डिग्री तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा। तो हुआ क्या कि ग्राफ ऊपर से आया यहाँ पे और टच करके निकल गया, इसलिए पैराबोला आता है।
कोई बोलेगा लेकिन सर ये भी कोई रीजन तो हुआ नहीं, क्योंकि आपने वे वीक का कोई रीजन तो दिया नहीं अभी तक। मैंने कोई रीजन तो थोड़ा दिया कि टच क्यों कर रहा है, कि प्लस माइनस में तुम ऐसा ही ग्राफ क्यों बना रहे हो, उसका रीजन तो एओडी में है भाई, उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा यार बहुत ज़्यादा। फिलहाल वाई को एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का क्या होता है, एक्स क्यूब का भी जीरो होता है, पर यहाँ ऑड है, तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो सकता है, ऑड है, इस वजह से यहाँ पे तो ऐसा हो गया, और माइनस है इस वजह से यहाँ पे कैसा होगा, ऐसा हो गया, इसलिए इसका ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है ना। आई होप सब बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा ही ग्राफ क्यों आता है। बाकी इसका डिटेल में जो रीज़न है तो वो तो वहीं सीखेंगे। अब है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो अब इसके रूट्स कैसे आएंगे, तो इसके रूट्स आएंगे तुम्हारे, एक सेकेंड, अगर मैं इसमें तो मैं इसके रूट्स कैसे सोचूं, मैंने इसमें सिंपल से माइनस बाहर निकाल लिया, फिर मैंने यहाँ लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसके रूट्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 सिंपल x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। तो अब क्या बन गया ये, और यहाँ पे एक माइनस है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं हुआ, तो क्या हुआ यहाँ पे, एक हमारे पास 2, ठीक है, एक मेरे पास था 3, अब 3 आ गया, वैसे तो पॉजिटिव आता आंसर, पर यहाँ पे एक माइनस बाहर निकलोगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका रूट इसका कैसा बनेगा, इसका कुछ इस टाइप का पैराबोला बनेगा, और तुम देख सकते हो फिर से तुम्हारा आंसर पैराबोला ही आया, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक था। तो अब कुछ ऑब्जर्वेशन है, तो मैं इस सारे ग्राफ मैंने बनाना सिखा दिया वेवी को मेथड से। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ हमेशा तो ऐसा वाला आता है, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। इसको डिटेल में पढ़ने वाले पूरी पीएचडी करेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी तो बस मैंने इंट्रोडक्शन टाइप का तुम्हें दिया है। इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं लोअर पैराबोला, ठीक है। तो बेसिकली इसको कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन भी बोलते हैं, वो खैर आगे की बातें हैं। अब सुनो ऐसा कहाँ से आ रहा है, मैंने बोला कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा ना, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो तुम्हारा आएगा ऊपर वाला, और अगर a लेस देन 0 होगा तो, और a होता क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साइड में जो होता है। अब तुम यहाँ से सीखो, एक्स स्क्वायर के साइड में क्या है, -1 है, यानी कि नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो नीचे, ठीक है। अच्छा इधर से देखो, इस वाले में देखते हैं, इस वाले में देखो 9 एक्स स्क्वायर नहीं है, -9 है सब, -9 यानी कि ग्राफ ऐसा बनेगा। अच्छा इधर आ जाओ, इस वाले में देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या है, क्वाड्रेटिक है, और यहाँ पे 1 है, 1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब तुम देख सकते हो ग्राफ ऐसा बना है ऐसा। अब यहाँ पे कुछ स्टेप होता है, मान लो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो उसमें सीधे बोल सकते हो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, सीधे बोल सकते हैं। अगर किसी ने बोल दिया -3x स्क्वायर और फिर कुछ उल्टा सीधा बोल के चला गया, तो उसका आंसर हमेशा ऐसे ही आने वाला है। कुछ भी कर लो, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 2 है तो ऊपर, -3 है तो नीचे, ठीक है। सिमिलरली क्यूबिक का ग्राफ ऐसा बनता है, हमेशा ऐसी टाइप का बनता है, या हो सकता है कई बार टच कर जाए, या फिर ऐसा भी बन सकता है, कैसा वाला जो हम लोगों ने देखा था ऐसे करके, सिंपल एक्स क्यूब का ग्राफ भी बन सकता है। अब बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है, तो बाय क्वाड्रेटिक यानी कि x⁴ बेसिकली डिग्री तुम्हारी 4 होगी तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है ना, इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। इसके भी कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। तो अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, नंबर ऑफ फ्लिप्स +1 = डिग्री। देखो कैसे, यहाँ पे कितने फ्लिप हो रहे हैं, देखो पहला फ्लिप, दूसरा और तीसरा, अरे यार 3 बार देख रहे हैं ना, जो हिल जैसी जो चोटी जैसी बनी हुई दिख रही है, कितनी बार है, 3 है तो इसकी डिग्री 4 होगी अगर 3 फ्लिप है। यहाँ देख लो 1 2 3, कितने फ्लिप, 4, 1 2 3 फ्लिप्स कितने हैं, 3 है तो डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। अब यहाँ देखो 1 2 तो डिग्री कितनी हो गई, 3, 1 2 डिग्री कितनी हो गई, 3, 1 2 डिग्री कितनी हो गई, 3। सिर्फ यहाँ देखो सिर्फ एक बार ही आ रहा है, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2, ठीक है। तो बस ऐसे ही बता दिया। फिर क्या, जब ग्राफ टच करता है तो 2 रूट्स होते हैं, जब ग्राफ टच करता है तो 2 रूट्स होते हैं। इसका प्रूफ क्या है, लाओ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो मैंने बोला a × x-4 का होल स्क्वायर, तो पहला पॉइंट तो क्वाड्रेटिक है, इस बात को समझो कैसे। a × x-4 का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 16 माइनस 16x, हाँ ठीक है। तो क्या हो गया, ax² प्लस 16a माइनस 16x × a, इस टाइप से आएगा तुम्हारे पास। तो अब यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बोल दूंगी a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ इस टाइप का बनेगा जो दे रखा है, और अगर a लेस देन 0 हो जाता तो ग्राफ कैसा बनता, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता। समझ रहे हो ना मेरी बात को, समझ में आ रही है बात। खैर ये तो समझ में आ गया कि यार हाँ कि है तो क्वाड्रेटिक ही है ना, है तो क्वाड्रेटिक ही। दूसरा मैंने यहाँ पे बोल रखा है कि x-4 का होल स्क्वायर है ये, यानी कि x-4 जो 2 बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है बेसिकली, इसलिए वो टच करके निकल गया। जब होते हैं ना टच करके निकल गया, तो इसके 2 रूट्स हैं यहाँ पे, 4 और 4। कोई बोलेगा ये क्या बेवकूफ़ी 2 बार लिख दिया, तो 4, का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पहले 4, पता है इसको कैसे समझते हैं लोग, कैसे समझते हैं इसको, देखो माना यहाँ पे 4 होता, तो ये बात हमेशा से समझ लो, ये मैं पहले भी रहती उसमें साइंस स्कीम वाले में, कि अगर यहाँ प्लस है और ये क्रिटिकल पॉइंट है हमेशा इसको माइनस कर देता है। पर यहाँ पे हमारे पास x-4 का होल स्क्वायर, यानी ये 2 बार लिखा हुआ है, x-4 × x-4। तो जब मैंने इससे सॉल्व किया तो मेरे पास आया x = 4, उसने बोला प्लस का माइनस कर दे, फिर मैं इसके पास गया, उसने बोला तेरा वाला क्या, उसने बोला मेरा भी 4 है, तो उसके बाद जब माइनस आया तो उसने माइनस का फिर से प्लस कर दिया, इसने प्लस का माइनस कर दिया, फिर यहाँ जब माइनस आया तो माइनस का इसने फिर से क्या कर दिया, प्लस। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई प्लस प्लस, इसको बोलते हैं रिपीटेड रूट्स, 2 बार रूट्स आ गए, इसलिए बनता है। तो जब भी बोलते हैं ना टच करके निकल गया, उसका मतलब ये होता है बेसिकली कि 2 रूट्स होंगे जब भी टच करके निकलेगा। जैसे ये है a × x-2 का होल स्क्वायर x-4, तो इसके रूट्स होंगे 2, 2, 4, तो 4 पे तो चलो सही है, प्लस का माइनस हो गया, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ बन गया। पर 2 पे
2 पे तुम देखो क्या हो रहा है, 2 पे जब तुम माइनस में मारा तुमने, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे माइनस था, इस वाले 2 ने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे जब प्लस में एंट्री घुसी तो इसने फिर से कर दिया माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस का माइनस ही रह गया। समझ के क्या हो रहा है? अब तुम्हें थोड़ी फील आ रही होगी, रिपीटेड रूट्स का एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा फील आ रही होगी, है ना। तो ये सब हमने बाइक्वाड्रेटिक के ग्राफ बना दिए, जैसे माना है a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तुम देख सकते हो ये 2 बार तो एक्स का यहाँ से आ रहा है, फिर एक यहाँ पे, एक यानी कि डिग्री 4 है इसकी। तो देखो 1 2 3, ठीक है, फिर 3 पे प्लस का माइनस हो गया, फिर 2 पे माइनस का प्लस हो गया, फिर सही है, बढ़िया बात है। 1 पे प्लस का प्लस गिरा क्योंकि 2 बार है इसलिए। लेकिन ये ग्राफ कैसा बन रहा है तुम्हारा, बाइक्वाड्रेटिक बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जैसे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, यहाँ पे एक बार भी वो टच नहीं कर रहा, सिंपल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सिंपल सा तुम्हारा बाइक्वाड्रेटिक का ग्राफ बन गया। तो काफ़ी बातें कर ली हमने इसके ऊपर। अब हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, वो बहुत काम में आती भी है, और मैं इसे तुम्हें दिखाऊंगा कि इससे इसको ही यूज़ करके कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो सबसे बेसिक से बात करते हैं, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो अगर तुम 67 को मानो 6 से डिवाइड कर रहे हो तो 6 बन जा 6, ठीक है, तो 7 बच गया, फिर 6 बन जा 6, 7 6 घट गया, रिमाइंडर 1 आ गया। क्या मतलब हो गया इसका कि 67 जो है उसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 11 प्लस 1। बोलो कोई डाउट इसमें? आई होप सो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 67 को आप लोग 6 इंटू 11 प्लस 1 लिख सकते हैं साहब। 6 क्या है यहाँ पे डिवाइजर, 11 क्या है क्वेश्चन, 1 क्या है रिमाइंडर है, यानी कि और ये क्या होता है, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, वो बकवास की बात है। 67 को लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब मैं यहाँ पर रुक क्या गया, मैं यहाँ पे 1 पे क्यों रुक गया, क्योंकि अब मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। अगर मुझे डिवाइड करना है तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, राइट, मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो वो तो हटा दो, पॉइंट लगाने की बात ही नहीं कर रहे हम। तो हम 1 पे इसलिए रुके क्योंकि 1 जो है वो 6 से छोटा है। बेसिकली रिमाइंडर जब डिवाइजर से छोटा हो जाता है तब हम अपने डिवीजन को रोक देते हैं। अब तुमने इस टाइप का भी डिवीजन जरूर पढ़ा होगा, लॉन्ग डिवीजन, मतलब इसको बोलते हैं ना क्वाड्रेटिक, वो पॉलिनोमियल में जब डिवीजन करते हैं तो कुछ इस टाइप का डिवीजन होता है। मानो मैंने बोला एक्स क्यू माइनस 2x, इसका डिवीजन करना है एक्स माइनस 3 से, तो ऐसे डिवीजन करोगे, एक्स माइनस 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, इस टाइप से आएगा, फिर तुम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, है ना, इस टाइप से आता रहेगा। बिल्कुल कोई डाउट इसमें, अपने को कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। तो तुम सॉल्व करके आ जाओगे तो तुम 21 पे कहानी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। अब मैं बोलूँगा तुम 21 पे रुके क्यों, वाई डिड यू स्टॉप एट 21? तो पहले तो मेरी बात सुनो, पहले तो एक्स क्यू माइनस ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, इसको मैं बोलूँगा इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, बेसिकली डिविडेंड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, है ना, उसी वाली फॉर्म में लिख दिया जैसे ऊपर लिखा हुआ था। ऊपर भी तो ऐसे लिखा था तुमने डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे मैंने लिख दिया डिवाइजर क्या है एक्स माइनस 3, क्वेश्चन क्या है, तो तुम्हारा आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10, और इसमें रिमाइंडर भी है 21, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में लिख लेंगे इसको। अब तुम देख सकते हो ये तीनों के तीनों पॉलिनोमियल है, एक्स माइनस 3 इज अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, और ये क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन है तीनों पॉलिनोमियल ही, इसलिए हमने इसको लिखा है dx, qx और rx, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ dx, इसलिए हम लोगों ने डिवीजन को रोका था। डिवीजन तब रोकते हैं जब डिग्री ऑफ rx, डिग्री ऑफ rx क्या है, यहाँ पे डिग्री क्या है उसकी 0 यहाँ पे तो कोई डिग्री नहीं है, और यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है। तो डिग्री ऑफ rx यानी कि रिमाइंडर जब तुम्हारा डिवाइजर से कम हो जाता है तब हम डिवीजन को रोक देते हैं, क्योंकि उसको तुम डिवाइड कर ही कर सकते हो। एक्स माइनस 3 को तुम क्या मल्टीप्लाई कर लोगे, तुम 21 से लाओगे, फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ करना पड़ेगा एक्स की पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये करते ही ये पॉलिनोमियल बचा ही नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, है ना, इसी वजह से नहीं कर सकते। इसलिए हम बोलते हैं कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। आया हो तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, कई लोग तो पढ़ाते भी नहीं है कि ये तो आता ही होगा, जबकि IIT पूछ चुका भी, दिखाऊंगा तुम्हें क्वेश्चन। तो चलो ये हमने लीनियर से डिवाइड करके देख लिया। चलो एक और सिंपल एग्जांपल के लिए, मानो मैंने इसको क्यूब एक्स, मतलब कुछ भी तुम कर सकते हो, तो मानो तुमने एक्स की पावर 4 इसको करके देखा है ना, एक बार पॉज करके खुद देखो क्या कर रखा है यहाँ पे, इस स्क्रीन पे क्या हो रहा है। तो देखो इसकी डिग्री क्या है 3 है, और जो तुम्हारा जो रिमाइंडर आ गया, ये रिमाइंडर आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, इसीलिए मैंने यहीं पर रुक गया मैं, ठीक है। तो अच्छी बात है ये तो कि एक्स प्लस, तो हमने क्या करा यहाँ पे, ये क्या है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तो ये तुम्हारा डिवाइजर हो गया प्लस रिमाइंडर, ठीक है, कोई बात नहीं है, पता मैंने क्यों डाला फालतू में, बस तुम्हें दिखाने के लिए मे भी। हाँ, उसके बाद क्या है, हाँ अब ये आता है एक्स की पावर 5 माइनस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर, इसको तुमने डिवाइड किया मान लो इससे एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी डिग्री कितनी है 3 है, और जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री कितनी है 1 है। तो ऐसा बिल्कुल भी तुम अभी तक कंसेप्ट में बनाना, कुछ लोग ये गलत कंसेप्ट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं कि अगर इसकी डिग्री 1 होगी ना तो रिमाइंडर की 0 होती है, अगर इसकी डिग्री 3 होगी ना तो रिमाइंडर की डिग्री 2 होगी। तो एक कम होना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ डिग्री 3 है और रिमाइंडर की डिग्री 1 है, 2 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 0 भी हो सकता था यहाँ पे ये ना करके कोई कांस्टेंट आ जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपना पॉइंट फंडा सिंपल क्लियर है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो डिग्री ऑफ जो हमारा dx है डिवाइजर उससे कम होनी चाहिए, ठीक है, उसके इक्वल होना, मतलब क्या नाम है, डिग्री में से बस एक हटा दो, मतलब मुझसे बोला डिग्री 3 है इसकी तो रिमाइंडर की डिग्री 2 होनी चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी डिग्री 3 है तो उसकी डिग्री 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, बस 3 नहीं हो सकती, ठीक है, 3 नहीं हो सकती, वरना 3 से कम 2 1 0 कुछ भी हो सकती है,
समझ में आ गई बात। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर तुमने लीनियर से डिवाइड करोगे, अगर तुम लीनियर से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा लीनियर क्या है, लीनियर बेसिकली तुम्हारा dx है, तो तुम्हारा रिमाइंडर जो है वो सिर्फ कांस्टेंट ही हो सकता है ना, क्योंकि लीनियर में डिग्री क्या होती है 1, तो इससे छोटी तो सिर्फ 0 एग्जिस्ट करती है। अब क्वाड्रेटिक से अगर तुमने डिवाइड किया तो तुम्हारी डिग्री क्या है 2, तो अब क्या हो सकता है, या तो 1 कर लो या फिर तुम्हारी कांस्टेंट यानी कि 0 कर लो। अगर तुमने क्यूबिक से डिवाइड किया तो तुम 3 से तो डिवाइड कर रहे हो, तुम 3 की डिग्री से, तो ये तुम्हारा रिमाइंडर जो है 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है, एंड सो ऑन, है ना। 4 से करोगे तो क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है। आई होप सो इतना तो मैं समझ में आ गया, मैंने एग्जांपल से अच्छा खासा समझा दिया। अब मेरी बात सुनो यहाँ से, अब क्या है इसके बाद कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। क्या इसमें कोई दिक्कत है? तो जब मैंने ऐसे लिखा इसको पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, यहाँ पे एक्स माइनस ए ऑब्वियसली लीनियर है, तो इसका रिमाइंडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही आ सकता है, ये मैंने तुम्हें बता दिया ऊपर। तो एक्स माइनस ए इंटू दिस क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्यू एक्स क्या होगा, यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं लिखा हुआ है, क्यू एक्स इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, क्यू एक्स कुछ भी हो सकता है जो भी तुम डिवाइड करोगे जब पी एक्स को, और फिर प्लस एक रिमाइंडर। अगर तुम इसको क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी टाइप का कुछ होगा, मतलब समथिंग लाइक लीनियर, और अगर तुमने या फिर हो सकता है कुछ कॉन्स्टेंट टाइप का हो, ठीक है। तो आई होप से मैंने फर्दर तुम्हें अच्छे से समझा दिया है इस चीज़ को। अब एक और छोटा सा फंडा है, अभी इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले मुझे तुम्हें दो चीज़ें बतानी है बेसिकली। रूट्स, जैसे तुम्हें पता भी होगा यहाँ तक है कि रूट्स एक्चुअल में होते क्या हैं। जब भी कोई भी ग्राफ, सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही, कोई भी ग्राफ पूरी IIT मैथमेटिक्स में जब भी वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, जैसे भी कर रहा है, जहाँ जहाँ पर भी उसने इस ग्राफ को एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, उसको हम इसके रूट्स बोलते हैं। रूट्स वो वैल्यू होती है जहाँ पर तुम्हारे फंक्शन का आंसर 0 आएगा। मतलब तुम्हारा फंक्शन कोई एफ एक्स है, तो अगर मान लो ये अल्फा है ना, ये बीटा है, मान लो ये गामा है, मैंने यहाँ पे कर रखा है, तो ये मान लो अल्फा है, ठीक है, ये मान लेते हैं बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा। अरे सिंपल 1 2 3 भी मान सकते हो, वो दिक्कत नहीं है, मतलब मान नहीं सकते हो, जो भी उसका आंसर आएगा, इसलिए मैंने बोला अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान लिया मैंने इसके अंदर। तो जो तुम्हारा फंक्शन होगा, फंक्शन क्या मतलब पी एक्स बोल दो, एफ एक्स बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मानो हमने पी एक्स बोला, तो पी के अंदर जब तुम अल्फा डालोगे ना तो उसका आंसर 0 आएगा। अगर पी के अंदर तुम बीटा डालोगे तो उसका आंसर 0 आएगा, पी के अंदर गामा डालोगे तभी 0 आएगा, पी के अंदर डेल्टा डालोगे तो भी 0 आएगा। इस चार को छोड़ के किसी भी वैल्यू पे उसका आंसर 0 नहीं आ सकता। इन चारों को छोड़ के किसी भी वैल्यू पे उसका आंसर 0 नहीं आ सकता, इस बात की गारंटी है। तब वो रूट्स होते हैं, समझे। अब कई बार ना बड़े आराम से ना, कई बार नहीं एक्चुअली सारे क्वेश्चंस में, कई बार मैंने क्वेश्चन में पता क्या देखा, तो मैं मानो उसने ऐसे दे दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेजन, फंक्शन नहीं बोला उसने, पॉलिनोमियल नहीं बोला उसने, बोला इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेजन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो क्वेश्चन में बाकी वो दे देगा तुमको। अब बच्चा यहीं कंफ्यूज चल लिया है कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये इक्वल टू 0 तुमने अपने आप क्यों कर दिया, मैंने एक्स तो डाला नहीं, मैंने यहाँ पे एक्स के कोई रूट तो डाले नहीं, तो तुमने इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है, जब वो ऐसा बोलता है ना तो वो दो चीज़ें बोलता है, पता क्या बोलता है एक्चुअली में, वो ऐसे बोल के जाता है, उसका मतलब होता है या तो वो उसने पहली बात तो बोली उसने क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी कि तुम पहले मान लो कि पी एक्स जो है वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो अब जो भी उसने बोला कि इसमें 2 डाल के देख ले, कि तू इसमें 5 डाल दे, कि तू इसमें -1 डाल दे, वो सब तुम इसमें डाल लोगे तो तुम्हारा कुछ आंसर आ जाएगा। पर किन्हीं दो वैल्यूज़ के लिए, किन्हीं मानो अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो किन्हीं दो वैल्यूज़ के लिए इसके आंसर 0 होगा, यानी पी एक्स जो है वो 0 हो जाएगा। क्या पी एक्स 0 होगा? नहीं, सिर्फ पी अल्फा 0 होगा और पी बीटा 0 होगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेजंस या फिर बेसिकली पॉलिनोमियल इक्वेशन। सिर्फ क्वाड्रेटिकली वैलिड नहीं है, अगर तुमको ऐसे भी लिख के दे देगा, मानो x की पावर 5 में कुछ बढ़िया करके इक्वेशन दे दे, उसके कुछ 5 रूट्स आएंगे, ठीक है, तो वो जब तुमको इक्वल टू 0 देगा, वो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। उसका मतलब वो दो चीज़ें एनकोड करके दे रहा है साथ में, एक तो उसने तुम्हें पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया अलग करके, और एक तुमने उसने तुमको ये भी बोल दिया इसके 5 रूट्स हैं, वो भी निकाल के रख साइड में, ठीक है। ये बेसिक मतलब होता है इसका, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन, जब भी वो तुम्हें पी एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिख के दे दे, ठीक है। हमें इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसने बोला इक्वेजन वर्सेस आइडेंटिटी, तो इक्वेजन वर्सेस आइडेंटिटी, यहाँ ये बहुत गजब का कंसेप्ट है, यहाँ बच्चे गजब लेवल पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरी बात सुनो, पहले तो समझो इक्वेजन और आइडेंटिटी बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख रखे हैं यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, यहाँ पे x जो है उसे 3 आ सकता है, और तुम x का कोई भी वैल्यू इसमें नहीं डाल सकते। अब 3 प्लस 5 जो होता है वो 8 होता है, बात खत्म। यहाँ पे तुम x को कुछ भी नहीं डाल सकते, सिर्फ तुम्हें 3 ही डालना पड़ेगा, जैसे नीचे वाला है, क्योंकि यहाँ पे x के साथ एक कंस्ट्रेंट है कि मैं 3 के साथ ऐसा क्या जोड़ूं कि 8 आ जाए। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9, यहाँ पर भी x के साथ एक कंस्ट्रेंट है कि ऐसा x सोचना है जिसको अगर मैं 2 से उसको डबल कर दूँ और फिर 3 उसमें से हटा दूँ तो 9 आंसर आ जाए, ऐसा x मुझे सोचना है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा, राइट है, बिल्कुल क्लियर बात है। ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं इक्वेजन्स। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इक्वेजन्स, जहाँ पे एक कंस्ट्रेंट होता है x के ऊपर, तो x की 1 2 इस टाइप से वैल्यूज है। ये लीनियर है तो इसकी एक वैल्यू है, क्वाड्रेटिक होता है 2 वैल्यू होती है, क्यूबिक होता है तो 3 वैल्यूज आती, ठीक है। तो मतलब एक ही वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई कर रही है फिलहाल। पर अगर मैं तुम्हें ये दे दूँ एकदम से x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऑब्वियसली बातें दोनों बराबर होते हैं, तुम्हें पता है। पर मुझे बताओ ऐसी कौन सी x की वैल्यू जहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं होगा? बोलो, ऐसी वो x की वैल्यू है जिसके लिए सेटिस्फाई नहीं होने वाला ये?
अबे तू कुछ भी डाल दे इसमें, तो एक्स को -1 डाल दे, 0 डाल दे, 1 डाल दे, -10 डाल दे, 2 लाख डाल दे, पाई डाल दे, पाई की पावर ई डाल दे, ई की पावर पाई डाल दे, जो डालना डालते रहे, हमेशा ऐसे ही आने वाला है। तो ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये बात सच है। यहाँ बंदे यहीं मर गए, ये इसका क्या मतलब है? तो ये मैंने तुम्हें शायद बताया नहीं है। इसका मतलब ये जो बताया ना उल्टा ए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल। फिर मैंने बोला एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कि सारे एक्स जो है वो रियल नंबर है। बेसिकली मतलब क्या है कि अगर मैं एक्स को इस सेट में से उठा रहा हूँ -∞ में से इन्फिनिट तक, मतलब -∞ से लेकर इन्फिनिट तक, तो मैं जो नंबर डालना है वो डाल दो इसके अंदर, हर एक के लिए सेटिस्फाई है। अगर ऐसा मुझे दे रखा है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें सिर्फ एक की एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, इसमें तुम्हें जितनी डालनी है सब डालते रहो, सबके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे जाके, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से पूछ चुका है आईआईटी भी, तो वो फर्दर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, उसकी दिक्कत नहीं लेना। अभी तो बस एक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बता दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, हाँ, तो जो हमने ये पढ़ा ना पी एक्स, और हाँ एक और चीज़, जब भी कोई चीज़ आइडेंटिटी होती है ना, तो उसको हम दिखाने के लिए हम यहाँ पे 3 डंडे बना देते हैं, इस टाइप से 3 डंडे। तो 3 डंडों से कंफ्यूज मत होना, ये अभी भी है इक्वल टू ही, बस जस्ट टू शो कि इक्वेशन ना होकर के आइडेंटिटी है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 बना देते हैं, पर काम पूरा इक्वल टू वाला ही है इसका भी। अच्छा, तो इसलिए मैं इसको लिखता हूँ पी एक्स ट्रिपल डंडे, क्यू एक्स इंटू पी एक्स प्लस आर एक्स। तो बोलोगे ये कैसे आइडेंटिटी हो गई, यहाँ कौन सा प्रूफ है? तो मैंने फिर तुमसे ये पूछा कि मैंने तुमसे कभी बोला इसमें कंस्ट्रेंट है? मैंने कभी बोला कि एक्स यहाँ से यहाँ तक मत ले लेना कभी भी? मैंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं तुमसे। मैंने तो जब पूरा जो भी हम लोग करके दिखाया है, पूरा डिवीजन विजन, कहाँ मैंने तुमसे एक बार भी बोला है कि एक्स को ये मत ले लेना, वो मत ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना? सब बिल्कुल फ्री चल रहा है हर चीज़, है ना? हम तो सिंपल बेसिक एल्गोरिथम से लेकर आए हैं, तो इसलिए ये आइडेंटिटी है। तुम यहाँ पे जो एक्स डालना है वो डाल सकते हो। तो जब किसी ने सुना कि जो चाहे वो एक्स डाल सकते हैं, मैंने कहा हाँ भाई जो डाल चाहो वो डाल सकते हो। तो किसी ने बोला इधर आओ जरा, यहाँ आओ यहाँ आओ। तो मैंने बोला अच्छा आ रहे हैं भाई सब। उन्होंने बोला पी एक्स को तुम ऐसे लिख लो एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। मैंने कहा हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आर एक्स भी क्यों, ये आर एक्स थोड़ी ना होगा, ये तो सिर्फ आर होगा। आर एक्स तो मतलब कोई लीनियर फंक्शन तो होना नहीं है इसको भाई, एक्स माइनस ए है, सिंपल कांस्टेंट होगा आर, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उसने बोला ऐसे कर भैया इसके अंदर ए डाल दो यार तुम। मैंने कहा ए डाल दो, तो मैंने कहा हाँ सही डाल सकते हैं, आइडेंटिटी है, तुम जो डालना है वो डाल दो, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है ए डाल दो इसके अंदर। तो उसने क्यू के अंदर ए आ गया, फिर एक्स माइनस ए के अंदर क्या गया, ए माइनस ए, और यहाँ पे प्लस आर तो चल ही रहा है ना। व्हाट इज ए माइनस ए? ओह दिस इज जीरो। तो ये तो पूरे ही कट गया, ये तो पूरे जीरो हो गया। तो क्या आ गया, पी ए किसके बराबर हो गया, रिमाइंडर के बराबर। और मेरा फ्रेंड तुम्हारे को रिमाइंडर की वैल्यू मिल चुकी है, तुम्हें पी ए इक्वल्स टू आर मिल चुका है। यानी बेसिकली इस ये जो इक्वेशन है, ये मतलब ये जो है तुम्हें पी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर, इसमें जो रिमाइंडर होता है वो होता है पी ए। तो अगर तुमसे कोई बोल दे कि मैंने अपने पॉलिनोमियल को एक्स माइनस ए से डिवाइड किया है, तो बता रिमाइंडर क्या होगा? तू बोलेगा भाई तू इसमें ए डाल, छुट्टी का रिमाइंडर आ जाएगा तेरा। कोई तुमसे बोले भाई मैंने ये मेरा पॉलिनोमियल है कोई गंदा सा, इसको मैंने एक्स माइनस टू से डिवाइड किया है, तो बता इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो दो तरीके हैं इसको करने के। तो जो तुम्हें पॉलिनोमियल होगा उसको एक्स माइनस टू से डिवाइड कर लो, जो आखिरी में बच जाए वो रिमाइंडर आ जाएगा। और कोई होशियार बंदा होगा वो सीधे पी के अंदर टू डाल के आगे निकल जाएगा, जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा, छुट्टी खत्म मामला एकदम। फिर एक दिन क्या हुआ ना, खाली बैठे बैठे किसी बंदे ने गलती से कुछ ऐसा ए का वैल्यू डाल दिया जिसके लिए वो जीरो हो गया। मतलब तुमने मान लो पी टू डाला इसके अंदर और पी टू जीरो आ गया, जीरो आ गया यानी रिमाइंडर जीरो हो गया। अच्छा रिमाइंडर जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होता है? रिमाइंडर, अरे यार तुमने 30 को 5 से डिवाइड किया तो सीधे 6 आ गया, कोई रिमाइंडर आया ही नहीं। क्या मतलब होता है इसका कि 30 को 5 से डिवाइड किया जा सकता है, यानी 5 इज अ फैक्टर ऑफ 30, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 30। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, इसलिए कोई रिमाइंडर नहीं आया। तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो इसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, और जो ऊपर वाला था उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो अब इसकी फॉर्मल पढ़ते हैं एकदम। अब एक और बात सुनो, जरूरी नहीं कि तुम हर बार उसको x माइनस ए से डिवाइड करोगे। मानो तुमने किसी क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया, मानो तुमने क्वाड्रेटिक से ऐसे डिवाइड किया, समथिंग लाइक दिस। मान लो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री का क्या बनता है, मान लो तुमने इससे डिवाइड किया, इसको किससे डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इससे मैंने पी एक्स को डिवाइड किया, मैंने अपने पी एक्स को इससे डिवाइड किया। तो फिर ये डिवाइड जब तुम करोगे अपने पी एक्स को, तो कुछ क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस कुछ रिमाइंडर भी आएगा। बोलो क्लियर होगी बात? तो जब तुमने इससे डिवाइड किया ना, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो तुम इसको ऐसे लिख लेना कि ये लिखा होगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, राइट, एक्स माइनस थ्री तो इंटू क्यू एक्स प्लस। अब जब तुम इसके अंदर तुम बोलेगा कोई यार टू डाल दे इसके अंदर, तो तुम टू डालोगे तो क्या होगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, रिमाइंडर ही बचेगा सिंपल। पर कोई बोलेगा 3 डाल दो तब भी रिमाइंडर बचेगा, हाँ सही है तब भी रिमाइंडर बचेगा, सेम आएगा। देख लेना आंसर तुम्हारा P2 पे भी सेम आएगा, P3 पे भी सेम आएगा, किसी P4 पे कुछ और ही आ सकता है आंसर फिलहाल। तो ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि तुम्हें हर बार एक्स माइनस ए से ही डालना है, पर हम समझते हैं हमेशा एक्स माइनस ए के रिस्पेक्ट में ही है। तो रिमाइंडर थ्योरम, व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? इफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर विल बी पी ए, एज सिंपल एज दैट। ठीक, फिर फैक्टर थ्योरम, अगर तुमने a जो है वो जीरो है, ये रूट है तुम्हारे पॉलिनोमियल का, तो x माइनस ए मस्ट बी द फैक्टर। उसने उल्टा बोल दिया, मैंने सीधा बोला था कि अगर x माइनस ए को तुमने पॉलिनोमियल से तुमने डिवाइड किया, तो और p a जो है वो तुम्हारा क्या आ गया, सिंपल सी बात है, p a जो होगा
अगर वो जीरो आ जाए, अगर पी ए जो है वो जीरो आ जाए, दैट इम्प्लाइज कि एक्स माइनस ए जो है वो उसका फैक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन से समझेंगे तो मैं सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से समझो तुम हर चीज़ को। देखो क्या है, उसने बोला फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। सिंपल सी बात है, उसने बोला इसको एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, बता रिमाइंडर क्या होगा। तो कोई इंटेलिजेंट बंदा होगा वैसे करेगा, कैसे करेगा, ऐसे करेगा अगर वो इंटेलिजेंट होगा तो। अच्छा चलो सही है, उन्हें करके देख लिया। मैंने कहा भाई मैं अपन तो श्योर रहेंगे, तो उसने पूरा डिवाइड करके देखा, उसका आंसर आ गया 19। तो खुश हो गया, देखा भैया मैंने 19, मेरा आंसर 19 आ गया, अपन सही चल रहे हैं एकदम। मैंने कहा तू मेरी बात सुन, पहले तूने एक्स माइनस 2 से डिवाइड किया, मैंने तुम्हें अभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई। रिमाइंडर थ्योरम का सिंपल है, जैसे डिवाइड करो उसी का वैल्यू ले लो। तो इसको अगर तुम बोलो एक्स माइनस 2 यानी बेसिकली 2, तो तुमने 2 डाल दिया इसमें, 2 डाला, तेरा आंसर देखना तुम, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 × 2 + 3, द आंसर इज 19 बेबी। अब बता कौन सा जल्दी, ये जल्दी है ये जल्दी, खुद डिसाइड करो, डिसाइड फॉर योरसेल्फ। अब इधर देख लो, अब उसने बोला कि ये इसको मैंने x + 1 से डिवाइड किया, तो बता क्या रिमाइंडर आएगा। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है इसमें, इसको अगर तुमने मानो पी एक्स बोल रखा है तो तुम्हें बेसिकली p - 1 निकालना है, वही तुम्हारा रिमाइंडर होगा। तो 32 के अंदर -1 डाल दो, -1 की पावर 5, -16, -1 की पावर 4, ठीक है, फिर प्लस के अंदर 8, -1 का होल क्यूब, फिर 4 - 1 + 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये हो गया -1 की पावर 5 क्या होता है -1, सो -32, फिर ये आ गया -16, फिर ये हो गया -8 -4 + 5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा तुम्हारे पास -63, एंड दैट इज द आंसर। -63 इसका रिमाइंडर होगा जब तुम इसको x + 1 से डिवाइड करोगे। और तुम्हारा मन है तो तुम चेक कर सकते हो भी, अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है तो। अब किसी ने बोला कि ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन उसके लिए जिसने पहली बार देखा इसको, एकदम अपने आप करने को बैठ गया। देखो इसने बोला फाइंड p एंड q सो दैट दिस एंड दिस मे बी द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अच्छा, ये इसके फैक्टर्स हैं। अगर इसके फैक्टर्स हैं तो इसका क्रिटिकल पॉइंट बोलो -2 और इसका क्रिटिकल पॉइंट बोलो 1। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको पी एक्स मान लूँ, ये मेरे को जो दे रखा है x³ + 10x², इसका अगर मैं क्या मान लूँ, इसको तुम पी एक्स मान लो, तो जब तुम p के अंदर -2 डालोगे तो भी 0 आना चाहिए, और जब तुम इसके अंदर 1 डालोगे तब भी 0 आना चाहिए, है ना। यही तो मतलब हो गया इसका। अगर किसी ने बोला ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं तो ये मतलब होता है इसका। तो ठीक है, मैंने डाल दिया, रुका हुआ क्यों भाई। तो -2 का होल क्यूब + 10 का -2 का होल स्क्वायर प्लस p × -2 + q, ठीक है। फिर इधर क्या आएगा, 1 का होल क्यूब 10 × 1 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू 0 भी आएगा क्योंकि हमें दे रखा है साफ साफ कि वो फैक्टर इस तरह से, और p × 1 + q = 0। अब देखो पहले वाला से क्या आ गया, पहले वाला से आ गया तुम्हारे पास -8 और -2 का स्क्वायर इज 4, तो दैट इज +40 -2p + q = 0। तो बेसिकली द आंसर इज लाइक, इसका आंसर नहीं इसमें, दिस इज लाइक 32, तो -32, तो -2p + q, ये आ रहा है तुम्हारा -32 के बराबर, पहली चीज़। फिर दूसरा, फिर हमने इधर देखा, इधर आया 1, ये है 1, फिर ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर है समथिंग लाइक 1 ही ओनली, तो ये हो गया 11। ओके, सो p + q, व्हाट इज p + q, दैट इज इक्वल्स टू 11, सॉरी -11, ठीक है। अब मुझे बताओ कि तुम p और q की वैल्यू नहीं निकाल सकते यार, प्लीज़ यार निकाल दो यार, इतना तो आता होगा यार, नहीं आता, चलो कोई बात नहीं है। तो इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी कर दिया, तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। और फिर क्या करा, दोनों को माइनस कर दिया, सिंपल सी बात है यार, ठीक है, सिंपल सी बात है, दोनों को माइनस कर दिया। जब माइनस करोगे तो ये और ये मर जाएंगे, जब इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 3q, ठीक है। और जब इसको माइनस करोगे तो इट विल बी समथिंग लाइक 54। सो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q की वैल्यू हो जाएगी -18, यस। तो q की वैल्यू हो जाएगी -18, और क्योंकि इसकी -18 हो गई तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर p की वैल्यू क्या हो जाएगी, -11 + 18, यानी कि 7। तो p की वैल्यू की 7 और q की वैल्यू की -18, और वही उसने पूछी थी। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अब मानो ये है कि इसने बोला कि 2x⁴ इस टाइप से इसको डिवाइड करना है, तो मैं इससे चेक करना है कि ये डिविजिबल है क्या। तो मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा ये कैसे चेक करूँ कि इससे डिविजिबल है। तो मैंने कहा भाई डिविजिबल का क्या मतलब होता है कि ये जो है बेसिकली ये इसका फैक्टर है, ये तो मैं ये प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है क्या, ये पूछ रहा है वो। तो मैंने कहा अगर ये इसका फैक्टर है तो पहले इसके खुद के फैक्टर करते हैं। x² - 3x + 2, कैसे इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, एक इस टाइप से हो सकता है क्या इसका, x - 2 × x - 1, देख लो ये होगा इसके फैक्टर्स, ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो अगर ये दोनों इसके फैक्टर्स होंगे तो क्या मतलब हो गया इसका, कि अगर इसको मैं px मान लूँ, अगर इसको मैं px मान लूँ, और मान लो इसका आंसर p2 पे, अगर मैं इसके अंदर p2 डालूँ और वो 0 हो जाए,
और P1 डालूँ और वो भी 0 हो जाए तो ये प्रूव हो जाएगा। अगर P2 0, अगर P2 जो है वो 0 हो जाए, क्या मतलब हो गया इसका कि x-2 इसका फैक्टर है। फिर कोई बोलेगा P1 भी 0 है, तो कोई बोलेगा कि भाई x-1 भी फैक्टर है इसका। तो ये दोनों फैक्टर का क्या मतलब है कि x-2 इंटू x-1 ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये भी इसका फैक्टर है, मतलब बेसिकली x-3 + 2 इसका फैक्टर है। तो मैंने चलो प्रूव करते हैं फिर, है ना। तो निकालते हैं भाई, P2 निकालो पहले इसका। तो P2 निकाल लो यार, कौन सी बड़ी बात है। 2 इंटू 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 5 माइनस 6 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2। भाई सब पैर दर्द होगा यार, इतनी देर से वीडियो बना रहा हूँ। अब ये हो गया 1, तो 2 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस 2। व्हाट इज दैट इक्वल टू 2 की पावर 5 यानी कि 32 32। 2 की पावर 3 होता है 8, तो 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 हो गया 30, नहीं 8 इंटू 6। भाई साहब हद हो गई। शर्म करो, मर जाओ बेटा तुम, कुएं में जाके मर जाओ। 48 माइनस 48 32 और 12, ठीक है, प्लस ये हो गया 6 और ये हो गया -2 बेसिकली 4, यानी ये हो गया 16 हो गया 32 + 16 दैट इज 48। तो ये तो पूरा 0 हो गया, खत्म मामला। और तुम इसको भी देखना, इसका भी आंसर 0 ही आ जाएगा एंड हेंस प्रूव्ड कि ये इसका फैक्टर है। आ जाओ भैया, अब नीचे आते हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चन से प्रोसीड करेंगे अपन लोग, आ जाओ। तो अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसने बोला मान लो Px एक पॉलिनोमियल है। मैंने कहा ठीक है भाई, मान लेते हैं पॉलिनोमियल है, वो इंटीजर कोएफिशिएंट्स का। मैंने कहा ठीक है। फिर तो मतलब Px को तुमने डिवाइड किया x-1 से और तुम्हारा जो रिमाइंडर है वो 1 आ गया। यहाँ दिखा हुआ था रिमाइंडर है, ठीक है। तो जब तुमने Px को x-1 से डिवाइड किया तो तुम्हारा रिमाइंडर 1 आ गया, और जब तुमने उसको डिवाइड किया x-4 से तो तुम्हारा रिमाइंडर आ गया 10। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब क्या है कि Px कोई भी होगा, उसको तुमने जब डिवाइड किया x-1 से, ठीक है, x-1 से मैंने इसको डिवाइड किया तो मान लो क्वेश्चन आ गया q1x और रिमाइंडर तुम्हारे पास आ गया है 1। फिर जब तुमने Px को डिवाइड किया किससे, x-4 से, तुम लिखना आना चाहिए इस टाइप से। तो एक क्वेश्चन रटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सारे क्वेश्चन तुम खुद ही करोगे कि ये मेंस में भी आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है। अभी तुम दिखाऊंगा, वो तुम्हें होमवर्क में दूंगा मैं आज के। तो x-4 इंटू q2x प्लस वट प्लस 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। हाँ भाई, अब क्या है, बस खत्म हो गया मामला। तो मानो इसने ये दे दिया। अब उसने मुझसे बोला है कि रिमाइंडर Rx आ रहा है जब तुमने x-1 इंटू x-4 से डिवाइड किया उसको, यानी तुमने Px को मैंने डिवाइड किया है उसको x-1 इंटू x-4 से। तो मान लो कोई रिमाइंडर आ रहा है तुम्हारा, सॉरी रिमाइंडर नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है मानो q3x, और रिमाइंडर क्या आएगा मुझे ये बताओ फटाफट से। अब बोल दो यार प्लीज़। ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो कोई लीनियर आ सकता है या फिर कोई कांस्टेंट आ सकता है। मानो लीनियर आता तो मैं बोलता हूँ ax + b। अगर कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, अगर कांस्टेंट होगा तो a 0 हो जाएगा, तो बस b बचेगा। तो हमने एक जनरल ax + b ले लिया बेसिकली। क्लियर हो गई बात, एकदम क्रिस्टल बात है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर बात है कोई, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो क्या बोल सकते हैं अब हमें पता है कि x-1 और x-4 है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से एक बात पता है कि P1 जो होगा वो 1 के बराबर होगा, P4 जो हो रहा है वो तुम्हारा 10 के बराबर है। यही तो मतलब होता है जब तुम उसको x-1 से डिवाइड करते हो, इसका क्या मतलब होता है कि P1 किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर, और जब तुम इसको x-4 से डिवाइड करते हो तो P4 क्या हो जाता है, 10 के बराबर हो जाता है। बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं यहाँ डालूंगा P1, जब मैं यहाँ पे P1 डालूंगा तो क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा ax + b। तो ax + b, अच्छा P1 डाला है तो x तो 1 ही हो गया, हटा दो उसको, तो a + b दैट इज इक्वल्स टू 1। फिर अगर मैंने p के अंदर डाल दिया मानो 4, तो ये फिर से 0 हो गया, लेकिन अब ax + b तो है, तो a × 4 यानी कि 4a + b इक्वल्स टू 10। अब फिर से तुम्हारे पास 2 वो आ चुके हैं, तो इसको सॉल्व कर लें। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो डेट विल लाइक -3 है, b तो कट गया, -9 हो गया, तो a कितना हो गया, a की वैल्यू हो गई 3। तो फिर b की वैल्यू कितनी आ गई, इस वाली इक्वेशन से देखो, इस वाली से 3, तो b कितना हो गया, b हो गया -2। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया कि तुम्हारा रिमाइंडर जो था ना Rx, जो उसने मुझसे पूछा था, उसका आंसर क्या आ रहा है 3x - 2। अब उसने पूछा है R के अंदर 2006 डाल के, तो ये 2006 का ही क्वेश्चन है एक्चुअल में, रियल क्वेश्चन है 2006 का, इसलिए उसने 2006 डाल के दिया सिमेट्री के लिए। तो 2006 डाल दो, तो 3 × 2006 - 2। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, हर बुक में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा तुम्हें, इसलिए मैंने एक तुम्हें करा दिया है। अब बाकी सारे तुम खुद करोगे। फिर क्या है R × 2006 - 6, तो निकाल लेना यार, आ जाएगा क्या है इसमें, है ना। अब इधर आ जाओ, इसका आंसर आएगा 6016, ठीक है, कर लिया, ये आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, किसी में आया हुआ नहीं है पर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, मैंने इसमें डाल दिया, इसमें क्या दिक्कत है इसमें, है ना। अब देखो f(x) में दे रखा है x³ 135, जब सब दे रखा है उल्टा सीधा, और बोला इसको तुमने डिवाइड किया है x³ - x से।
मैंने कहा अच्छा ठीक है, बढ़िया बढ़िया, तुमने एक्स क्यूब माइनस एक्स को डिवाइड किया है। मेरी पहले देखिए फट रही है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया इसने इसको। अच्छा, क्योंकि मुझे इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे यार, मनी मेरे दिमाग में चला, मुझे इसके फैक्टर्स बनाने पड़ जाएंगे। फिर क्या है, देन रिमाइंडर इज जी एक्स। अच्छा, जब तुमने इसको इससे डिवाइड किया, जब तुमने इसको इससे डिवाइड किया, चलो मैं लिख लेता हूँ, इसको एफ एक्स बोला ना, तो एफ एक्स को जब हमने एक्स क्यूब माइनस एक्स इससे डिवाइड किया, मान लो उसके साथ क्वेश्चन आ गया क्यू एक्स, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो है जी एक्स। तो तुमसे पूछा जी टेन क्या होगा, तो तुम बेसिकली तुम क्या निकालना है, तुम्हें जी एक्स निकालना है। कैसे करेंगे यार, कैसे, क्या तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रहा है? मेरे दिमाग में तो यार है कि यार एक्स क्यूब माइनस एक्स मुझे बड़ा अटेम्प्ट कर रहा है कि इसमें से मैं एक्स कॉमन कर लूँ। तो देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स, राइट, तो इसमें से एक्स बाहर निकाला पहले, तो ये रट लो बिल्कुल कि एक्स क्यूब माइनस एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस में तुमने एक्स जब बाहर निकाला तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन? समथिंग लाइक दिस, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हो ना, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सो एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वन प्लस जी एक्स। ये आ रहा है भाई साहब, ओहो हो। अब मुझे बता क्या ये जी एक्स कैसा होगा? जी एक्स को क्या मैं स्टेप पे लिख दूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बोलो, बोल दो यार, क्योंकि ये क्या है, ये क्यूबिक है। अरे यार क्यूबिक है ना, क्यूबिक है तो या तो ये क्वाड्रेटिक होगा, अगर क्वाड्रेटिक होगा तो इस टाइप का होगा, अगर ये लीनियर हुआ, अगर ये लीनियर हुआ तो ए जीरो हो जाएगा, अगर ये कांस्टेंट हुआ तो ए और बी दोनों जीरो हो जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है, मुझे पता नहीं है अभी फिलहाल, तो मैंने तो जनरल ले लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल क्लियर हो रही है अभी तक की बात। अब हम और क्या बोल सकते हैं, व्हाट कैन वी से मोर ऑन दिस वन, बताओ मेरे को उसने पॉलिनोमियल दे रखा है। अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर मैं जीरो डाल दूँ, क्यों जीरो क्यों डाला भाई तुमने, क्योंकि एक्स का जीरो है, तो अगर तुमने इसके अंदर एफ के अंदर जीरो डाल दिया तो क्या आएगा आंसर में, ये तो पूरा मर गया, पूरा मर गया, तो क्या आ जाएगा ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो। अब यार ये तो पूरा कट गया ना अगर तुमने जीरो डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि एक्स जीरो हो जाएगा, बी इंटू जीरो प्लस सी, ठीक है, ये आ रहा है। पर एफ जीरो एक्चुअल में है क्या, तो अभी इसके अंदर डाल के देख लेना, एफ एक्स तो तुम्हें दे रखा है, इस बार तुम डर कहाँ रहे हो, एफ जीरो तो तुम्हें पहले से पता है, तो इसमें जीरो डाल दो, जीरो के बाद 135 जीरो, जीरो के बाद 120 जीरो, ये भी खत्म जीरो, ये जीरो, क्या आ रहा है, वन के बराबर आ गया, एफ जीरो कितना हो गया, वन हो गया एफ जीरो, ठीक है, तो एफ जीरो हो गया मेरा वन के बराबर। तो मेरे को एक इक्वेशन क्या मिल गई, मेरे को यहाँ से मिल रहा है कि सी जो है वो वन के बराबर है। देख लो कितनी जल्दी आंसर निकल रहे हैं अपने। अब देखो दूसरा मैं क्या लूँ, एक्स माइनस वन है तो मैंने ले लिया वन, फिर तीसरा क्या लूँगा, एफ के अंदर मैं डाल दूंगा माइनस वन, ठीक है। अब देखो जब तुमने इसके अंदर वन डाला तो वन की पावर 135 वन ही होता है, तो वन प्लस वन टू, टू माइनस वन, टू माइनस वन वन, वन प्लस वन थ्री आएगा इसका आंसर, राइट, थ्री। अच्छा अब यहाँ पे वन डाल के देख ले, तो ए प्लस बी प्लस सी, अबे यहाँ वन डाल दे, यहाँ वन डाल दे, अब यहाँ माइनस वन भी हाथ कर डाली दो, तो ए माइनस बी प्लस सी आएगा, ए माइनस बी प्लस सी। और जब तुम इसके अंदर माइनस वन डालोगे तो आएगा क्या, आएगा क्या, माइनस वन डालेंगे अपन तो आएगा माइनस टू, फिर माइनस थ्री प्लस टू, बेसिकली माइनस वन आएगा, ठीक है। तुम्हारे पास तीन इक्वेशंस आ चुकी हैं, बल्कि तीन भी क्या, देखो सी तो हमें पहले से पता चल गया ना, वन वन, यहाँ माइनस है, यहाँ वन है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टू, यहाँ लिख देंगे माइनस टू। अब देखो तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या करेंगे, पहले तो दोनों को ऐड कर दो, तो टू ए इधर आ रहा है जीरो, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, अगर मैंने दोनों को माइनस कर दिया तो टू भी किसके बराबर आ जाएगा, फोर के बराबर, तो बी की वैल्यू क्या आ रही है, टू आ रही है। तो तुम्हारा आंसर, फाइनल आंसर क्या हो गया, तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया टू एक्स प्लस वन। मुझसे बोला था ये जी एक्स हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा जी एक्स हो गया। मुझसे बोला था जी टेन बता दे मेरे को, जी टेन, तो व्हाट इज जी टेन, दैट इज 21, दैट इज द फाइनल आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन यार, अच्छा लगा होगा, अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया तो तुम्हें अच्छा लगा होगा। अभी देखेंगे कि आईआईटी में इसमें क्या पूछा गया है, तो वो तुम खुद करोगे, ठीक है, मैं तुम्हें कल पूछूंगा। अब मैं बताता हूँ इस कंसेप्ट का उस बंदे, मतलब बंदे कैसे अच्छे से अप्लाई करते हैं। हम लोग डिटर्मिनेंट से भी सीखते हैं ये चीज़, डिटर्मिनेंट अभी तुम पढ़ोगे बहुत आगे जाके, बहुत आगे नहीं, मैं अभी थोड़े उसमें पढ़ा दूंगा थोड़े टाइम में। तो फिलहाल ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। कोई बोलेगा यार ये क्या नौटंकी शुरू हुई, अभी तो हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, एक्स वैक्स करके कुछ पढ़ रहे थे, ये ए बी सी कहाँ से आ गया। तो तुम अभी इसको ऐसे ही समझो, बस तुम इसको ऐसे मान लो कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है, मल्टी वेरिएबल है यार, ये सब छोड़ो तुम अभी, तुम तो बस इतना बताओ मेरे को, अगर मेरे को प्रूफ करना है फैक्टर है तो मुझे पता क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, जीरो को इक्वेट कर देंगे तो ए इक्वल्स टू बी, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, बी इक्वल्स टू सी, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, सी इक्वल्स टू ए। तो अगर मैं ए को बी के बराबर डाल दूँ इसके अंदर और ये जीरो के बराबर आ जाए तो मैं बोलूँगा ए माइनस बी इसका फैक्टर है, बस हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। फिर चलो इसमें ए इक्वल्स टू बी डाल के देखते हैं, फिर मजा आएगा। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर ए के अंदर बी डाल दिया माना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। फिर सिमिलरली तुमने यहाँ डाला तो सी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं यू कैन क्लियरली सी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो पूरा ही कट गया, तो जीरो है, काम खत्म। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस ए सी स्क्वायर, फिर लिखा है प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए क्यूब, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, आंसर क्या आ गया, जीरो। सिमिलरली जब तुम बी को सी डालोगे तब भी ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसलिए हेंस प्रूफ ये इसके फैक्टर्स हैं, है ना, कितना बढ़िया तरीका, बहुत ही फास्ट तरीका, वरना तुम्हें पता क्या करना पड़ता है। इसका रियल तरीका बताऊं तुम पागल हो जाओगे तुम सुन करके। इसको तुम्हें मैनिपुलेट करके कुछ स्टेप से लाना पड़ता, समथिंग लाइक दिस कि ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए,
ये इसका रियल तरीका है, IIT में एक बार क्वेश्चन इस टाइप के आ चुके हैं, तो इसका रियल तरीका ये था फैक्टर थ्योरम से करने का। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, तो मज़ा आ रहा होगा मे भी इस टाइप के क्वेश्चन करने में। तो अब ये क्वेश्चन है कि x - 2y इज अ फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। तो हमें तो इसका क्रिटिकल पॉइंट बता दे क्या, x = 2y, ठीक है। तो बस x की जगह 2y डाल देंगे, तो यहाँ x³ है तो 3 × 2y का होल क्यूब माइनस 2 × 2y का होल स्क्वायर, यहाँ पे कह रहा है y, फिर -13x, x की जगह क्या डालेंगे 2y, तो 2y × y का स्क्वायर प्लस 10 × y का क्यूब। अब जो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 8, तो 8 × 3 24y³। यहाँ क्या आ जाएगा y³, यहाँ गया 4, फिर ये क्या है, ये है फिर से y³ 26, ठीक है बहुत बढ़िया, फिर प्लस 10 है ना 10y³, ठीक है। ज़रा इसको देखेंगे ध्यान से, अगर अपन ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तो अपने पास क्या आ रहा है, कुछ मैंने गड़बड़ कर दी इसमें। अच्छा रुक जाओ, ये 2y का स्क्वायर है ना, तो यहाँ 4, तो 4 × 2 8 आएगा यहाँ। हाँ अब सही है। अब तुम देखो ये सब कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, तो बस हेंस प्रूफ किया इसका फैक्टर है। अब देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि शो दैट a⁴n - b⁴n इज डिविजिबल बाय a - b इफ n बिलोंग्स टू i+, यानी अगर n जो है वो नेचुरल नंबर है तो a⁴n - b⁴n जो है वो डिवाइड कर सकता है इसको। तो मैंने कहा भाई अपने को तो एक ही काम करना आता है, फैक्टर थ्योरम, तो a = b डाल दिया इसके अंदर। बच्चा भी बता देगा यार a⁴n - a⁴n दैट इज = 0। अबे तू n को कुछ भी ले ले, यही आने वाला आंसर। बस हेंस प्रूफ किया n नेचुरल नंबर होना चाहिए, छुट्टी। अच्छा अब इधर आ गए। अब ये देखो ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा कि a⁴n - b⁴n को तुम्हें शो करना है a + b से, पिछली बार था a - b, अब है a + b। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब n जो है वो इवन है और पॉजिटिव इंटीजर है, यानी बेसिकली नेचुरल नंबर है पर इवन नेचुरल नंबर है, यानी 2, 4, 6 कुछ हो सकता है। लेकिन डिविजिबल तब नहीं होगा जब ये ऑड होगा। तो मैंने कहा भाई करके देखते हैं, इनको बकवास करने दो अपनी। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, a = -b, सही है। तो a⁴n -a⁴n, ये समझ में आया मैंने क्या करा, मैंने b को लिख लिया -a। अबे b को -a लिख सकता है तो छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब मुझे बताओ अगर यहाँ पर चलो a⁴n तो ऐसे ही रहेगा। अब सुनो, अगर n यहाँ पर हो गया इवन, क्या हो गया n, अगर n हो गया इवन तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अबे -1 की पावर अगर इवन होता है तो 1 हो जाता है, और अगर -1 की पावर ऑड होता है तो माइनस बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे तो अगर मैंने n इवन ले लिया तो ये तो सिंपल a⁴n ही बन जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 0। पर अगर तुमने यहाँ पे ऑड ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2a⁴n। तो हेंस प्रूफ इस वाले किसमें तो डिविजिबल है और इसमें नहीं है, तो इसलिए उसने बोला कि अगर इवन होगा ना पावर, अगर n जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर तो है, और अगर नहीं है तो नहीं है। फिर सही है, समझ में आ गया क्या हो रहा है। तो बस रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आए थे एक्चुअली 1978 में और 1979 में। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे क्वेश्चन। जैसे 1978 वाला लिखो पहले, तो 1978 वाला एक क्वेश्चन मेंस का करना है, बाकी 2 क्वेश्चन तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो ये है जो 1978 में आया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हम पहले से ही कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी टाइप का, इसको रिवाइज करना फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन है जो 1979 में उसने पूछा है, तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन लग सकता है तुम्हें। वो है x⁹ - 6x⁸ -2x⁷ प्लस 12x⁶ प्लस x⁴ -7x³ प्लस 6x² प्लस x -3, ठीक है। बोला कि f6 जो होगा वो क्या होगा। को बोला तो चुल्लू पर क्वेश्चन है, इसमें 6 डाल के देख लो। मैंने कहा डाल के देखिए, 6⁹ निकालने में तुम्हारी आफत आ जाएगी, राइट है। तो इसको करने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, मुझे पता नहीं तुम्हें अभी आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता हो तो मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा कैसे एक्चुअल में करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो बस यही 2 क्वेश्चन रहेंगे और बाकी वो तीसरा क्वेश्चन मेंस का। बस ये 3 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है वो स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से। थैंक यू वेरी मच, इन 3 क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। थैंक यू।